चलिए तो शुरू करते हैं। नंबर 2 नहीं करेंगे, अभी नंबर 1 ही करेंगे। मैंने कल जो नंबर 1 की आपको रेमेडीज करवाई हैं वो क्या है कि इफ नंबर 1 इज पॉजिटिव इन द ग्रिड, उसकी वाइब्रेशंस को कैसे बढ़ाया जा सकता है। और इफ इट इज एट ऑल नॉट प्रेजेंट इन योर ग्रिड, तो उस केस में सन की ब्लेसिंग्स अगर आपको लेनी है तो आप क्या रेमेडीज करेंगे। ठीक है, कल हमने कुछ रेमेडीज की थी कि इफ द सन इज नेगेटिव इन योर ग्रिड, है ना, दशा से नेगेटिव हो रहा है या फिर वैसे ही नेटल ग्रिड में नेगेटिव है सन और उसकी वजह से आपको नेगेटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं अपनी लाइफ में, उसके लिए क्या रेमेडीज होंगी। सो टुडे वी विल डू मोर रेमेडीज अबाउट दिस। ठीक है, तो सबसे पहली रेमेडी कल का कंटिन्यू करेंगे हम लोग। इफ सन इज नेगेटिव इन योर ग्रिड, तो आपको और क्या क्या करना है। ड्यूरिंग दैट टाइम यू हैव टू अवॉइड लिकर एंड नॉन वेज, मतलब आपको तामसिक भोजन बेसिकली अवॉइड करना होता है। ठीक है, नेगेटिव सन की दशा में हमेशा तामसिक भोजन को अवॉइड करना होता है। ठीक है, सन को पैसिफाई करने के लिए सूर्य नमस्कार करेंगे, सन को पैसिफाई करने के लिए सूर्य को जल चढ़ाएंगे। ठीक है, वो मैंने आपको कल भी बताया था, इट इज अबाउट द मैनिफेस्टेशन। आप सूर्य नमस्कार करने से सन स्ट्रांग भी होता है, पैसिफाई भी होता है। इट इज ऑल अबाउट द मैनिफेस्टेशन दैट यू हैव इन योर माइंड ड्यूरिंग डूइंग दिस थिंग्स। ठीक है, कॉपर कॉइन का कल मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, एक चीज आपको और करनी है सन को पैसिफाई करने के लिए, यू कैन वर्शिप शिव जी ऑल्सो। ठीक है, शिव जी की पूजा कर सकते हैं आप सन को पैसिफाई करने के लिए। कल मैंने सॉल्ट रेमेडी आपको बताई थी ना, टू अवॉइड सॉल्ट ऑन संडेज, है ना, वो चीज भी कर सकते हो। अभी आई एम गोइंग टू गिव यू सम रेमेडीज विच आर वास्तु रेमेडीज, जिससे कि आपका अगर सन नेगेटिव है तो उसको आप बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, या फिर अगर वो पॉजिटिव है तो उसको एनहेंस कर सकते हो। ठीक है, तो एक चीज मैं इससे पहले बोलूंगी कि कोई भी वास्तु रेमेडी आपके घर में तभी काम करेगी। देखो, वास्तु रेमेडीज सिर्फ ट्रिगर होती है ना, किस चीज को ट्रिगर करती हैं, जो एनर्जी आपके घर में फ्लो कर रही है। ठीक है, सो इफ इट द एनर्जी विच इज फ्लोइंग इन टू योर हाउस, आई मीन एज पर द वास्तु, इफ इट इज पॉजिटिव एंड इफ इट इज फ्लोइंग करेक्टली इन योर हाउस, तो वास्तु रेमेडीज उस एनर्जी को एनहेंस कर देंगी, है ना, जिससे कि आपको और ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन अगर आपके घर का वास्तु प्लेसमेंट खराब है, अगर आपके घर की डायरेक्शंस फॉल्टी हैं, डिफेक्टेड हैं, तो आप कोई भी वास्तु रेमेडीज भी कर लो तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस। ये रेमेडीज जो भी मैं वास्तु रेमेडीज बताऊंगी ये तभी काम करेंगी अब अगर आपके घर का वास्तु प्लेसमेंट बिल्कुल परफेक्ट है एज पर द वास्तुशास्त्र। ठीक है, अदरवाइज ये रेमेडीज काम नहीं करेंगी। आप कितना भी कुछ अपने घर पे वास्तु के अकॉर्डिंग ये रेमेडीज कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा अगर वास्तु आपका घर का डिफेक्ट, मतलब वास्तु दोष है अगर आपके घर में कोई तो। ठीक है, क्लियर। सबसे पहली वास्तु रेमेडी हम क्या बताते हैं सन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, एनहांस करने के लिए, कि तांबे से बने हुए सन के वो आते हैं ना, तांबे की बनी हुई मूर्तियां, तो बहुत सारे लोग अपने घरों में लगाते हैं, है ना। सन की राइजिंग सन की फोटो लगा सकते हैं, या तांबे के बने हुए सूर्य जो होते हैं लोग लगाते हैं। उसको आपको घर की ईस्ट डायरेक्शन में लगाना है। घर की ईस्ट डायरेक्शन में जो भी रूम है उसके ईस्ट वॉल पे आपको सन की या तो फोटो लगानी है या तांबे की बनी हुई जो मूर्ति आती है वो लगानी है। ठीक है, जब भी आप सूर्य की कोई फोटो या इस तरह की कोई मूर्ति लगाते हो तो इट शुड बी एटलीस्ट 6 to 7 फीट हाइट ऑन द वॉल। आपकी हाइट से ज्यादा ऊंचाई पे लगाना है उसको। ठीक है, अगर आपके घर में कोई 7 फुट लंबा इंसान है तो फिर 8 फुट की ऊंचाई पे लगाइए उसको। ठीक है, कहने का मतलब अपने बराबर की हाइट पे आपको नहीं लगाना है, नीचे नहीं लगाना है उसको। ठीक है, तो या तो फोटो लगा लीजिए राइजिंग सन की, या फिर वो तांबे की बनी हुई मूर्ति हो सकती है। सेकेंड थिंग इज कि अपने घर की जो ईस्ट वॉल है उसके ऊपर आप स्वास्तिक लगा सकते हो। ठीक है, रेड कलर का स्वास्तिक का निशान जो बना हुआ आता है, या आप खुद से भी अगर आप उसको, द बेस्ट वे टू डू दिस थिंग इज दैट आप रोज सुबह अपने घर की ईस्ट वॉल पे कुमकुम से बना हुआ कुमकुम से एक स्वास्तिक बनाते हो, अगले दिन रोज उसको साफ करते हो और नया बनाते हो। ठीक है, दिस हैज टू बी द बेस्ट प्रैक्टिस। लेकिन अगर आप ये नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट बहुत सारे आपको मार्केट में मिल जाएंगे बने बनाए स्वास्तिक रेड कलर में, आप वो लगा दीजिए। आई एम अगेन रिपीटिंग दिस थिंग that these vastu remedies are only a trigger for to enhance the energy of your house if the vastu placement is correct। ठीक है, अगर आपके घर में कोई वास्तु डिफेक्ट्स होंगे तो ये रेमेडीज भी काम नहीं करेंगी। क्लियर है? ठीक है, एंड दीज
ये जो रेमेडीज होती हैं दीज वर्क ऑन योर साइकोलॉजी ऑल्सो। वो जब कभी हम वास्तु पढ़ेंगे आगे एडवांस में तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कैसे ये काम करती हैं, ठीक है। ठीक है। और आप क्या कर सकते हो अपने घर की नॉर्थ डायरेक्शन में, यू कैन पुट एन एक्वेरियम और अ फाउंटेन। ठीक है, घर की नॉर्थ डायरेक्शन में या तो कोई एक्वेरियम या फिर फाउंटेन रख सकते हैं टू एनहेंस द एनर्जी ऑफ नंबर 1 इन योर ग्रिड। क्लियर है? अगर आपकी ग्रिड में पॉजिटिव है, आप उसको एनहेंस करना चाहते हो, दीज आर द वास्तु रेमेडीज। ओके, आपको अपने घर की नॉर्थ डायरेक्शन में कोई भी हैवी वेट नहीं रखना है, कोई भी क्लटर नहीं रखना है। आपके घर की नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन दोनों ही बहुत ही साफ सुथरी डायरेक्शंस होनी चाहिए और वेट नहीं होना चाहिए वहां पर कोई भी। ठीक है, so these are the vastu remedies which you can do to enhance the power of number 1 in your grid. clear है? now coming to number 2, अब हम करेंगे the remedies for number 2। ठीक है, तो कुछ जेनरिक रेमेडीज होती हैं नंबर 2 के लिए। सबसे पहले जेनरिक रेमेडीज का क्या मतलब होता है कि यू आर पर्सनालिटी नंबर 2, यू आर डेस्टिनी नंबर 2, तो हम आपको ये सजेस्ट कर रहे हैं कि भाई बीइंग यू नो आप इस ग्रह के जातक हो आप, तो उसकी वजह से आपको ये चीजें कुछ हैं जो करनी चाहिए, कुछ जो नहीं करनी चाहिए। ठीक है, सो द फर्स्ट जेनरिक रेमेडी फॉर नंबर 2 इज दैट यू शुड नेवर वेस्ट एनी वाटर। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो मून है वो वाटर से रिलेटेड होता है, वाटर एलिमेंट के साथ रिलेटेड होता है। ठीक है, तो अगर आप पानी वेस्ट कर रहे हो, ये सबके लिए है रेमेडी। अगर आप पानी वेस्ट करते हो तो आप अपना मून खराब कर लेते हो। अपने एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट की भी बात हो रही है, न्यूमरोलॉजी की भी बात हो रही है। ठीक है, तो मून कब खराब होता है? जब आप पानी वेस्ट करते हो अपने घर पे। पानी वेस्ट कोई जानबूझ के, चलो कुछ लोग जानबूझ के भी करते हैं कि नल खुला है तो खुला ही है, मोटर चली हुई है तो चल ही रही है, कि हमारे घर में तो बहुत पानी है, हमें क्या जरूरत है, हमें तो बिजली फ्री मिलती है, मुझे कौन सा बिल भरना है। या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनके घर में टैप टपकती रहती है हमेशा। आपने कभी देखो, कभी आपने बुजुर्गों को भी बोलते हुए सुना होगा ना कि घर में पानी नहीं टपकना चाहिए, टपकने वाली टैप नहीं होनी चाहिए, वो शुभ नहीं होती है घर के लिए, है ना। जब आपके घर में पानी कहीं से टपकता रहता है तो उससे क्या होगा, मून की एनर्जी इम्बैलेंस होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, जिससे इमोशनल टर्मोइल्स होंगे, इमोशनल डिस्टर्बेंस होगी, स्ट्रेस, एंजाइटी, स्लीपलेसनेस, ये सब चीजें आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, सो पहली चीज आपको द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू वॉच आउट टू बैलेंस योर मून इज दैट देयर शुड नॉट बी एनी वाटर सोर्स इन योर हाउस फ्रॉम वेयर द वाटर इज गेटिंग वेस्टेड। ठीक है, कहीं से भी नहीं होना चाहिए। अब कुछ लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मैडम मेरे घर में आरओ लगा हुआ है, उसमें से तो पानी निकलता रहता है ना, जैसे हम लोग पानी लेते हैं, आपने देखा होगा ना पानी निकलता है। तो आप ट्राई कीजिए कि जहां से उसका पानी निकल रहा है, या तो बाहर वाली साइड छोटे छोटे पॉट्स रख दीजिए, उसमें पौधे लगा के जिसमें वो पानी जाए, या फिर समहाउ आप कुछ इस तरह का अरेंजमेंट कीजिए कि उस पानी को अगर आप इकट्ठा कर सकते हो बाहर एक टैंक में, छोटे बकेट में, या जैसे भी करके बाद में उसको समहाउ जैसे भी यूज करना चाहते हो आप कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, एक तो पानी सेव तो डेफिनेटली करोगे ही करोगे आप, आपका मून भी बैलेंस हो जाएगा। देखो जिसकी ग्रिड में मून इम्बैलेंस्ड है, अगर वो जानबूझ के ये चीज करता है, मतलब ऑन पर्पस, अगर वो ये इस तरह से भी पानी सेव कर रहा है, क्योंकि आज के टाइम में आपके घरों में सबसे ज्यादा पानी वेस्ट कहाँ से होता है? आरओ से, है ना। उस पे कभी हम चेक नहीं रखते, वी नेवर वॉच इट। घर की टैप्स हम हमेशा बंद रखेंगे, है ना, या इस तरह की चीजें कर लेंगे, लेकिन जो आरओ से पानी निकल रहा है उसको हम कभी नहीं देखते। तो अगर आप ऑन पर्पस अगर ये करना शुरू कर दोगे जिसका टू इम्बैलेंस्ड है, यू विल सी वेरी गुड रिजल्ट्स इन फ्यू डेज ओनली, क्योंकि द यूनिवर्स विल नो दैट यू आर ट्राइंग टू सेव दिस वाटर, यू आर ट्राइंग टू बैलेंस योर मून, है ना। पर अभी आपको अभी कौन करते हैं जो आरओ आरओ रखते हैं, वो बेसिन के ऊपर ही रखते हैं, और बेसिन किचन के लगभग बाजू में ही होता है, तो फिर हाँ, वो बेसिन में ही जाता है और वेस्ट होता है। हाँ, वो पानी बेसिन में जाता है और बाहर वो नाली में चला जाता है ना। आप उस पानी को यूज कर सकते हैं ना, आप कुछ तो अरेंजमेंट ऐसा कर सकते हैं। मैंने ना बहुत सारी यूट्यूब पर रील्स देखी हुई है जहां पर लोगों ने इस तरह की चीजें की हुई हैं, मतलब जुगाड़ टाइप काइंड ऑफ, कि वो दीवार में से छोटा सा होल करके वो पाइप को बाहर निकालते हैं, फिर बाहर उन्होंने एक ब्लू कलर का ड्रम रखा होता है। ब्लू कलर का ड्रम एक ही चीज के लिए नहीं काम आता है, उसके बहुत सारे काम और हो सकते हैं। ठीक है, तो वो ड्रम रखा होता है, उसमें वो पानी इकट्ठा करते रहते हैं, फिर 1-2 दिन के बाद जब वो ड्रम भर जाता है तो उसको पौधों में देते हैं, या उसको कपड़े धोने के लिए यूज हो। वो पानी मैला नहीं होता है ना। उसमें सिर्फ मिनरल्स की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, या है ना, इस तरह की मेटल्स की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है जो कि फिल्टर आउट हो गई होती है। उनको आप अदरवाइज यूज कर सकते हो किसी और पर्पज के लिए। आप घर पे मॉपिंग के लिए या मतलब है ना वॉशिंग के लिए यूज कर सकते हो वो पानी डेफिनेटली।
तो अगर आप ऐसा कुछ कर सकते हो और ये रेमेडी स्पेसिफिकली जिसका टू इम्बैलेंस्ड अगर वो इंसान करेगा तो यू विल सी वेरी गुड रिजल्ट्स। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स को समझ में आ रहा है कि अब आप कुछ एफर्ट्स भी लगा रहे हो चीजें करने के लिए, है ना, तो डेफिनेटली यू विल गेट रिजल्ट्स। ठीक है, कुछ लोग मुझे ऐसे पूछते हैं, मैं कोई रेमेडी बताती हूँ तो कुछ लोग मुझे पूछते हैं मैडम क्या ये रेमेडी मेरी जगह मेरी मम्मी कर लेंगे या मेरे पति की जगह मैं कर लूँ, है ना, या फिर मैं कोई मंत्र अगर चैंट करने के लिए बोलती हूँ तो लोग बोलते हैं क्या हम सिर्फ यूट्यूब पे प्ले कर लें तो चलेगा क्या। तो मैं उनको हमेशा ये बोलती हूँ कि चीजें कर, आपको रिजल्ट चाहिए, एफर्ट्स आपके काउंट होंगे, अगर आप एफर्ट्स नहीं कर रहे हो तो रिजल्ट्स कहाँ से मिलेंगे। ठीक है ना, इट इज ऑल अबाउट पुटिंग दैट इंटेंशन इनटू दिस यूनिवर्स दैट आई वांट दिस थिंग टू बी हैपन, है ना। और वो कैसे बताते हो कि ये देखिए मैं इस चीज को होने के लिए ये कर रही हूँ, ये मेरे एफर्ट्स हैं। अगर आप एफर्ट्स ही नहीं कर रहे हो, आपकी तरफ से कोई और कर रहा है, तो फिर क्यों रिजल्ट मिलेगा आपको। दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि बहुत बार ऐसा होता है कि क्लाइंट हमारे पास वापस आके बोलता है हमें आपने जो रेमेडी बताई थी मुझे फर्क नहीं पड़ा उससे, क्योंकि आपने एफर्ट्स ही नहीं किए होंगे ना, फर्क कहाँ से पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए आपको क्लाइंट को पहली ही चीज ये बोल रही है कि भाई आपके एफर्ट्स यूनिवर्स को दिखने चाहिए, बिकॉज यू कैन नॉट चीट द यूनिवर्स, you cannot cheat, you can cheat us, you can cheat yourself also maybe sometimes, but universe can not be cheated at all। ये चीज हमेशा याद रखनी है in terms of remedies। ठीक है, ओके, सो इफ द मून इज इम्बैलेंस तो नेक्स्ट, सॉरी, जो जेनरिक रेमेडीज की हम बात कर रहे हैं, तो नेक्स्ट जेनरिक रेमेडी इज योगा। ऐसे लोगों को आप योगा और मेडिटेशन, ये दो चीजें भी ऑफ कोर्स सजेस्ट कर सकते हो, इससे भी मून की एनर्जी बैलेंस होती है। नेक्स्ट इज मून बाथ। मून बाथ क्या होता है, जैसे हमने कल सन बाथ पढ़ा था वैसे ही मून बाथ होता है। अब ना आपको एक चीज बताती हूँ, मैं हमेशा ये बोलती हूँ, हमारे बुजुर्गों ने अगर कोई रीति रिवाज बनाए थे तो उनको पता था कि दे आर मेकिंग ऑल दोज रिचुअल्स ऑन द बेसिस ऑफ अ वेरी साइंटिफिक लॉजिक, है ना। जैसे जैसे वो पास ऑन होते गए वैसे वैसे हम लॉजिक भूलते गए, हम उसको अंधविश्वास की तरह लेने लग गए, है ना, हमें लॉजिक ही नहीं पता है। आप जानते होंगे कि आपने से सबने सुना होगा कि शरद पूर्णिमा पे कहते हैं कि खीर बना के खानी चाहिए, है ना, इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर योर हेल्थ। सबने सुना है ना, शरद पूर्णिमा के दिन सब लोग खीर बनाते हैं, राइट। आपको उसके पीछे का लॉजिक पता है क्यों बनाते हैं? नहीं पता है ना। शरद पूर्णिमा क्या होती है, उस दिन मतलब सर्दियों के दिनों में आती है ना शरद पूर्णिमा, तो मुझे नहीं पता, आप जैसे अभी सागर जी हैं वहां पर उतनी ठंड नहीं होती है, जिस जगह पे हम रहते हैं यहाँ पर माइनस में टेम्परेचर चला जाता है सर्दियों में, है ना। तो अगर आप माइनस टेम्परेचर में किसी को बोलोगे रोज रोज जाके मून बाथ लो, मून बाथ क्या होता है, कम से कम 2 घंटे मून लाइट में टहलो, है ना, टहल भी सकते हो, उन 2 घंटों में मेडिटेशन कर सकते हो, बैठ के वहां पे योगा कर सकते हो, या फिर यू कैन जस्ट रीड अ बुक, कुछ भी। द पर्पस इज दैट यू शुड बी एक्सपोज्ड टू द मून लाइट, है ना। करो आप वहां पे बैठ के कुछ भी, यार उससे कोई मतलब नहीं है। अच्छी चीजें करोगे तो मेंटल सेटअप अच्छा रहेगा, विचार शुद्ध रहेंगे और ज्यादा। हाँ, वहां पे बैठ के आप नेटफ्लिक्स देखोगे तो मून ये नहीं कह रहा है कि जाओ मैं तुम्हें अपनी ब्लेसिंग्स नहीं दे रहा हूँ, देगा, लेकिन उस टाइम पे आपके थॉट्स कैसे हैं, आप नेटफ्लिक्स पे मुझे नहीं पता क्या देख रहे हो, है ना। तो जो चीजें देख रहे हो वही वैसे ही तो थॉट्स होंगे उस टाइम पे आपके, ठीक है ना, तो उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, तो मून बाथ क्या होता है, कम से कम 2 घंटे आपको मून लाइट के नीचे रहना होता है, जिससे कि आपका मून बैलेंस होता है ना, जिससे मून की एनर्जी बैलेंस होती है। क्लियर है। शरद पूर्णिमा वाले दिन हम बोलते हैं कि इस दिन ना खीर बना के खाओ। आजकल के लोग क्या करते हैं, आजकल जेन जी है ना, या उससे पहले हम लोग भी थे, हमने क्या किया कि खीर अपने किचन में बनाई और बना के उसको मून लाइट में रख दिया और सुबह वो खीर खाई, या फिर 2 घंटे के बाद उठा ली और वो खीर खाई। अरे खीर को नहीं चाहिए मूनलाइट, आपको चाहिए। तो रिचुअल क्या था कि छत पे जाइए या आंगन में जाइए, वहां पे चूल्हा लगाइए और उस मूनलाइट के नीचे खड़े होकर खीर बनाइए, है ना। तो खीर बनाते बनाते पर्पस क्या था कि यू शुड बी एक्सपोज टू मूनलाइट, मूनलाइट आपके ऊपर गिरनी चाहिए। खीर ही क्यों बोला बुजुर्गों ने, पहली चीज कि जो दूध होता है वो मून को रिप्रेजेंट करता है, तो दूध से कुछ बनाना था हमें, तो हमने कहा चलो खीर बनाते हैं। हमने सूजी की, किसी ने सूजी की खीर खाई है ना, वो 2 मिनट में बन जाती है। हमने सोचा अगर हम सूजी की खीर बनाने को बोलेंगे ये तो 2 मिनट में बन जाएगी, 5-10 मिनट में बन जाएगी, 10 मिनट में तो क्या ही इसको फायदा होगा, चलो चावल की खीर बोलते हैं बनाने को, क्योंकि चावल की खीर अगर ढंग से बनाई जाए तो कम से कम 2 घंटे लगते हैं ना खीर बनने में, लगते हैं कि नहीं लगते हैं। तो इसलिए हमारे बुजुर्गों ने क्या बोला कि चलो शरद पूर्णिमा वाले दिन चावल की खीर बनाएंगे और मून लाइट में खड़े होके बनाएंगे। उससे खीर को कुछ नहीं होगा,
आपकी बॉडी एक्सपोज होगी, आपको फायदा मिलेगा। चलो उसी बहाने आप बाहर तो रहोगे, क्योंकि खीर बनाने के लिए ना उसके सिर पे खड़े होने पड़ता है, हम छोड़ के उसको जा नहीं सकते, क्योंकि अगर छोड़ के जाएंगे उसको हिलाते रहते हैं ना खीर बनाते टाइम, नहीं तो दूध जल जाता है नीचे बर्तन पे लग के, फिर स्मेल आती है, वो खीर अच्छा हमारे नहीं यहाँ वो बनती। कोजागिरी कोजागिरी पूर्णिमा बोलते, कोजागिरी पूर्णिमा हाँ, वही ना। आपके वहां कुछ और बोलते होंगे ना, जो भी है हाँ, कोजागिरी पूर्णिमा है बोलते ना। हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो रिचुअल्स बने थे ना भाई, उसके पीछे बहुत अच्छे अच्छे लॉजिक थे, और हमारे बुजुर्ग जो थे वो हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट थे, उनको पता था कि ये आगे जो आने वाली जनरेशन है ये बहुत शरारती बच्चे होंगे, बहुत आलसी भी होंगे, तो ये काम करेंगे नहीं, तो इनको हम वहम में डाल देते हैं कि भाई ऐसा करो तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, उस इंसान को क्या बोलना है कि भाई खीर बना के वहां नहीं छोड़नी है, तुम खुद खीर चाहे अंदर बनाओ, लेकिन 2 घंटे बाहर बैठो मूनलाइट में, वहां बैठ के खाओ, वहां बैठ के पढ़ो, वहां बैठ के मेडिटेशन करो, कुछ भी करो, योर बॉडी शुड बी एक्सपोज टू द मूनलाइट। और ये कब होता है, देखो शरद पूर्णिमा क्या है, पूर्णमासी है, उस दिन फुल मून होता है, तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव मूनलाइट होती है पूर्णमासी की। इसीलिए आगे जाके जब हम यंत्र बनाना सीखेंगे तो आप देखोगे कि हम यंत्रों को पूर्णमासी पे चार्ज करेंगे। क्रिस्टल्स जब हम पढ़ेंगे तो आप देखोगे क्रिस्टल्स भी पूर्णमासी की रात को चार्ज होते हैं, क्योंकि उस मूनलाइट में सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, सबसे ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी होती है, जो आपकी बॉडी को, आपकी सोल को, आपके माइंड को चार्ज करती है टू द मैक्सिमम लेवल। बात समझ में आया, ठीक है। आपके आपके जो थॉट्स होते हैं उनको बैलेंस करती है, आपके इमोशंस को बैलेंस करती है, क्लियर है, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना है, इस एज ए जनरल रेमेडी, अगर आप सब लोग भी खुद, अगर आप अपना मून बैलेंस करना, मून बैलेंस करने का क्या मतलब होता है, मून इम्बैलेंस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ओवर सेंसिटिविटी ऑफ इमोशंस आएगी, यही पढ़ा है ना हमने। तो ओवर सेंसिटिविटी इमोशंस हम सब में से किसी को भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है, वी आर ऑल ह्यूमंस राइट, वी ऑल हैव इमोशंस, कभी ना कभी हम भी हर्ट हो जाते हैं, कभी ना कभी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द नंबर्स हम एक्सप्रेस नहीं करते, हम इंट्रोवर्ट हैं, लेकिन अंदर अंदर तो चलता है ना। तो उन चीजों को बैलेंस करने के लिए आप मूनलाइट में जाके बैठ जाइए, आपको बहुत शांति मिलेगी, ठीक है। तो वो चीज आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज, जैसे हमने सन को बैलेंस करने के लिए क्या बोला था, फादर के पैरों को छूना है रोज, वैसे ही मून को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, मदर के पैरों को छूना है। अब मदर नहीं है तो मदर फिगर कोई होंगी, चाची, ताई, मामी, नानी, दादी, कोई तो होंगी, टीचर भी हो सकती हैं, जिनको आप माँ की तरह प्यार करते हो, जिनसे आपको स्नेह मिलता है, ममता मिलती है। माँ कौन होती है, जहां से ममता का सोर्स होती है ना माँ। तो अगर माँ नहीं है तो ममता कहीं और से भी मिल सकती है ना, मिलती होगी ना सबको, आपकी दादी आपको जो प्यार करती है वो भी ममता है, राइट। कभी कभी आपके पापा भी आपको ममता की तरह ममता दिखा सकते हैं, राइट। तो आपको जहां से भी लगता है एनी पर्सन हु इज सोर्स ऑफ योर ममता, आप उनके पैरों को हाथ लगाइए, उनको खुश रखिए, दस रूल इज सेम, सिर्फ पैरों को हाथ नहीं लगाना है, ऐसे नहीं हाथ लगा के पटक के आ गए, वैसे नहीं करना है, मतलब शो रिस्पेक्ट टू देम, शो लव टू देम, केयर फॉर देम, ठीक है। उनकी उनको चीजें लाके, उनको नई नई चीजें गिफ्ट कीजिए, उनको खुश रखिए, कहने का मतलब उनको इज्जत दीजिए, तो आपका मून बैलेंस होना शुरू हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। These are some of the generic remedies. Now we will come to the grid where two is not balanced, है ना। टू इम्बैलेंस हो गया है, जिसकी वजह से बहुत इमोशनल टर्मोइल्स हो रहे हैं, बहुत अप्स एंड डाउन्स हैं, बहुत चिक चिक चल रही है लाइफ में, समझ में ही नहीं आ रहा चीजें क्या हो रही हैं। उस टाइम पे आप क्या करोगे, देखो मैंने हमेशा क्या बोला है, जब भी चीजें इम्बैलेंस होती हैं, इम्बैलेंस होने का मतलब हमेशा यही है कि आपका वो नंबर नेगेटिव हो गया ग्रिड में, ठीक है। अब आपको नेगेटिव नंबर पता है कब होते हैं, जब भी नंबर मल्टीपल हो जाए, मतलब बढ़ जाए, तो वो नेगेटिव हो जाता है, ऐसे ही पढ़ा है ना हमने, ठीक है। तो जब ये बढ़ रहा है, जब मून बढ़ रहा है, तो इसका क्या मतलब हो गया, इसकी एनर्जी हमारे ऊपर हावी हो रही है। हावी कब हो रही है, जब हमारी एनर्जी से ज्यादा हो गई है एनर्जी, है ना। तो हमें क्या करना है, इस एनर्जी को अपने ऑरा में से निकालना है, माइनस करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, डोनेट करनी है चीजें रिलेटेड टू मून, जो मून से रिलेटेड चीजें होती हैं उसको हम डोनेट करना शुरू करेंगे। वी विल लेट दीज थिंग्स गो अवे फ्रॉम अस, ताकि उसकी एनर्जी कम होना शुरू हो जाए। तो मून से रिलेटेड चीजें कौन कौन सी होती हैं, सबसे पहले द मोस्ट कॉमन थिंग इज मिल्क एंड वाटर, पानी और दूध, ये दो चीजें मून को रिप्रेजेंट करती हैं। तो हम लोग क्या डोनेट करेंगे फिर, या तो पानी और दूध ही डोनेट कर दो, है ना, या दूध से बनी हुई चीजें डोनेट कर सकते हो। लिक्विड चीजें कोई भी है, कोई भी लिक्विड चीज पानी से ही बनी होगी ना, सोर्स ऑफ जो उसकी लिक्विडिटी है वो तो पानी ही है ना। तो पानी से बनी हुई कोई भी चीज, जूस हो सकता है, लस्सी हो सकती है, दूध हो सकता है। कोल्ड ड्रिंक मत दान करने शुरू कर देना, सामने वाले की सेहत खराब कर दोगे, उसकी जरूरत नहीं है, लेट अस बी वैदिक ओनली,
ठीक है। तो अगर आप मंडे के दिन दूध के पैकेट दान करते हैं, और यही इसी एक रिचुअल की वजह से क्या करते हैं हम लोग, शिव जी पे दूध चढ़ाते हैं। अब आपको समझ में आया शिव जी पे दूध ही क्यों चढ़ाया जाता है? क्योंकि जो शिव जी हैं उन्होंने चंद्र को धारण किया था अपने सिर पे, है ना। और सोमवार को ही क्यों दूध चढ़ा, हम लोग वैसे तो रोज भी हर कोई चढ़ा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 16 सोमवार को ही दूध क्यों चढ़ाया गया? या अदरवाइज भी हम कोई भी मून की रेमेडी सोमवार को ही करने को क्यों बोलते हैं, और उस दिन यही क्यों बोलते हैं कि शिव जी के मंदिर जाइए? क्योंकि जो शिव जी हैं वो क्या करते हैं, मून की एनर्जी को कंट्रोल में रखते हैं। मून के जो आराध्य है, मून के जो इष्ट हैं वो शिव जी हैं। तो हम शिव जी को बोलते हैं कि ये जो आपका शरारती बच्चा है ना, जो बहुत चंचल है, ये मेरे मन को भी चंचल कर रहा है, मुझे परेशान कर रहा है, प्लीज इसको थोड़ा कंट्रोल कीजिए। ठीक है। क्योंकि आपने नोटिस किया होगा चंचल बच्चे को आप सीधा बोलोगे वो नहीं सुनेंगे, आप उनके माँ बाप को जाके बोलोगे ना वो खुद ही कंट्रोल, क्योंकि उनके माँ बाप को ही पता है इनको कैसे कंट्रोल करना है। शरारती बच्चे जो होते हैं ना वो किसी की बात नहीं सुनते हैं, वो कोई एक इंसान है जो उनको कंट्रोल कर सकता है, या तो वो मम्मी होंगी या ओवर स्ट्रिक्ट फादर होंगे, कोई तो होगा। तो इसलिए हम मून की रेमेडीज करने के लिए हमेशा मंडे के दिन चूज करते हैं, क्योंकि उस दिन मून को डर होता है कि मेरे पापा सुन रहे हैं सब कुछ, मुझे डांट पड़ जाएगी अगर मैं नहीं माना तो। ठीक है। तो हम लोग मंडे के दिन क्या डोनेट करने को बोलेंगे, दूध डोनेट कर सकते हो, खीर घर पे बनाइए, उसको बाहर जाके डोनेट कीजिए। ठीक है। डोनेट करने के दो मतलब होते हैं, या तो आप बाहर किसी गरीब को खाना खिला सकते हो, मतलब उनको दूध गिफ्ट दान कर डोनेट कर दिया, या बाहर कोई मांगने वाला आया आपने उनको दे दिया, या है ना आपको बहुत सारे बच्चे सिग्नल्स पे मिल जाएंगे, आप उनको दे सकते हो, ऐसे करके बेगर्स मिल जाएंगे उनको। या फिर अगर आप वहां नहीं, आपके एरिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको आप दे सकते हो, तो आप मंदिर में भी चीज अगर चढ़ा दोगे ना, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज डोनेशन ओनली। ठीक है। तो आप शिव जी के मंदिर में जाके दूध चढ़ा दीजिए अगर आपको कोई इधर उधर नहीं मिल रहा है तो। ठीक है। तो दूध से बनी हुई चीजें, तरल पदार्थ, पानी से बनी हुई कोई भी चीजें आप डोनेट कर सकते हो। आप जैसे अभी गर्मियां आ रही हैं बहुत ज्यादा, आप बिस्लरी की बॉटल्स डोनेट कर सकते हो। आप सिग्नल पे जाके, जैसे आप, मुझे नहीं पता आपके वहां पे ऐसा होता है कि नहीं होता है, लेकिन हमारे यहाँ पे जब गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है इन दिनों में, जब धूप बहुत तेज होती है, तो लोग ना इसको बोलते हैं शबील। शबील लगाने का मतलब होता है कि आप जगह जगह पे ना स्टॉल लगाते हो शरबत के, पानी के, तो आते जाते लोगों को रोक के आप पानी पिलाते हो, क्योंकि बहुत गर्मी हो रही होती है। ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो अ वे टू डोनेट थिंग्स विच आर मेड ऑफ वाटर, लाइक शरबत हो गया, जूस हो गया, है ना, इस तरह की चीजें आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी ना लोगों की, जब टेम्परेचर बहुत, इंडिया में तो वैसे गर्मी होती है ना, तो आप कर सकते हो ये वाली रेमेडीज। ठीक है। कहाँ थे हम, हाँ। तो किसी ने मुझे पूछा था कि मैडम, कुछ होते हैं ना शरारती स्टूडेंट्स भी होते हैं क्लास में, तो मैडम क्या हम लोग 2 नंबर की एक बार प्रोफेशंस पढ़ रहे थे, तो मैंने कहा पानी से रिलेटेड, दूध से रिलेटेड आप कोई भी काम कर सकते हो। किसी ने बोला मैडम लिकर का काम भी कर सकते हैं क्या, वो भी लिक्विड है। ठीक है। तो लिकर इज नॉट रिलेटेड टू नंबर 2, उसमें मत जाना कि हम लिकर दान कर देते हैं, क्योंकि वो भी लिक्विड है। ठीक है। आप किसी शराबी को शराब दे दोगे ना पीने के लिए एक बोतल, वो भी आपको ब्लेसिंग्स ही देगा, उसके लिए वो भी बहुत बड़ी चीज है, वो भी बोलेगा यार भगवान तुम्हारा भला करे, तुमने मुझे बोतल दे दी फ्री में, लेकिन हमें वैसी ब्लेसिंग नहीं लेनी है। क्लियर है। ठीक है। तो मून के टाइम पे अगर आपको कुछ डोनेट करना है, इट हैज टू बी ओनली वाटर और मिल्क, या मिल्क से बनी हुई चीजें, जैसे मैंने क्या कहा, खीर हो सकती है, दही भी हो सकता है, लस्सी भी हो सकती है, दूध से बनी हुई मिठाइयां भी हो ये सकती जो हैं। छोटे छोटे पैकेट्स आते हैं 5-5 10-10 रुपए के, जो माजा हो गया, वो हो गया वो हाँ हाँ। वो भी- हाँ। लेकिन देखो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, मैंने बोल तो दिया आप कुछ भी जूस वगैरह, लेकिन ना मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, हालांकि हमारे किसी शास्त्र में ऐसा लिखा गया नहीं है ना, वहां पे ये बोला गया है कि आप फलों का रस डोनेट कर सकते हो, पानी डोनेट कर सकते हो, दूध से बनी हुई चीजें, दूध दूध डोनेट कर सकते हो। सो व्हेन नाउ इन मॉडर्न टाइम्स व्हेन इट कम्स टू जूस ना, हम लोग सोचते हैं कि वो रियल जूस दे देते हैं। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि रियल जूस बस नाम का ही रियल है, उसमें रियल कुछ होता नहीं है ना। तो अगर आप वैसी कोई चीज किसी बच्चे को दे भी रहे हो, मान लो अपने सिग्नल पे छोटे बच्चों को पिला भी दिया, इट इज नॉट अ हेल्दी थिंग टू डोनेट टू एनीबॉडी, इजंट इट, है ना। तो अगर आपको सच में जूस ही डोनेट करना है, तो भाई जूस वाली दुकान पे जाइए, वहां से गन्ने का जूस लीजिए, संतरे का जूस लीजिए, वो बनवा के बच्चों को पिला दीजिए साथ में खड़ा करके, है ना। तो पैकेट, मुझे ऐसा लगता है, बाकी आपकी मर्जी है, बट आई पर्सनली फील रादर देन डोनेटिंग दोज पैकेट्स ऑफ जूस विच हैव लॉट्स ऑफ प्रिजर्वेटिव्स एंड केमिकल्स, इससे तो अच्छा है कि एक बिस्लरी की बोतल चीनी घोल के पानी में शरबत डाल के दे दो, भाई ये पी लो, वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है ना, एटलीस्ट वो घर पे बना हुआ तो है। ठीक है।
तो हमारे यहाँ पे लोग क्या करते हैं, बहुत बड़े बड़े ब्लू कलर के ड्रम लेते हैं, ठीक है, साफ करके उनको, फिर उनमें चीनी घोलते हैं और रूह अफ़ज़ा की बॉटल्स मिक्स करके फिर उसमें बर्फ डाल के वो पूरा दिन लोगों को पिलाते हैं, रास्ते में आते जाते लोगों को रोक रोक के पिलाते हैं। आप वैसे भी कर सकते हो। दैट इज द चीप एंड बेस्ट सोर्स ऑफ डोनेटिंग, डूइंग डोनेशंस फॉर मून। यहाँ ठीक पे वो है। पंजाबी लोग बहुत करते हैं, यहाँ पे जो हाँ वाहे गुरु का ये होता है ना, तो हाँ वो लोग हाँ बहुत हाँ करते हाँ हैं, हाँ, बहुत नवल रखते बेटू, हैं। हाँ वैसे ही हाँ, सेम वो से उसको चादर शबील देते बोलते हैं, हैं। कलर का। हाँ। ठीक है, तो वो आप कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, क्लियर है, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, कहाँ पहुंचे हम लोग, ठीक है। तो मून की डोनेशंस कर लिया हमने, उसके बाद हम लोग और क्या करेंगे, इफ मून इज नॉट बैलेंस्ड, तो क्या सबसे पहला साइन क्या आएगा, आप बहुत इमोशनली डिस्टर्ब फील करोगे। तो उस टाइम पे सबसे अच्छी रेमेडी, अगर आप डोनेशंस करने बाहर नहीं जाना चाहते हो, तो आप एक और चीज क्या कर सकते हो, यू कैन स्टार्ट डूइंग मेडिटेशंस आल्सो। ठीक है, सो ऑलवेज इंडल्ज इन द हैबिट ऑफ मेडिटेशन। ठीक है, दूसरी चीज आपको उस इंसान को क्या बोलना है, शिव जी की आराधना करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, महामृत्युंजय मंत्र, या फिर जो ओम नमः शिवाय बीज मंत्र होता है ना, आप वो भी चैंट कर सकते हो, ओम नमः शिवाय। गाइस दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मंत्र, ये बहुत इफेक्टिव मंत्र है, आप करके देख लेना, आप कभी 10-11 दिन 21 दिन करके देखोगे ना बैठ के, इतना मन शांत हो जाता है ना ये मंत्र करने से। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हो, इससे भी आपका अगर बैलेंस नहीं है मून, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट थिंग इज, अच्छा कुछ लोग होते हैं जो सिल्वर के ग्लास में पानी पीते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो चांदी के ग्लास में पानी पीते हैं, है ना। इट इज अबाउट अवेलेबिलिटी ऑल्सो, एंड समटाइम्स पीपल आर यूजिंग दिस थिंग एज अ रेमेडी टू बैलेंस देयर मून। ठीक है, अब यहाँ पे भी जैसे कल हमने बोला तांबे के ग्लास में पानी पियोगे तो क्या होगा, सन और स्ट्रांग हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, मून नेगेटिव हो गया है, स्ट्रांग हो गया बहुत ज्यादा, हम क्या करेंगे उसको बैलेंस करने के लिए, क्या चांदी के ग्लास में पानी पियेंगे, अगर मून नेगेटिव हो में, तो क्या हमें चांदी के ग्लास में चाहिए, चाहिए। ठीक, क्या हमें चांदी नहीं चाहिए, अगर हम तो चांदी बैलेंस सॉरी धारण, ठीक है, धारण भी नहीं करना है, जो जो ऑलरेडी उनको हमें ये नेकलेस जो भी पहना है आप इसको प्लीज उतार दीजिए। ओके, ठीक है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे फिर, कहाँ पहुंचे थे हम लोग, मोती नहीं पहनेंगे, ठीक है, क्योंकि मोती अगर नेगेटिव है आपकी ग्रिड में, तो मोती से और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा वो। ठीक है, एक चीज एज अ थंब रूल याद रखेंगे कि जब हम किसी प्लैनेट से रिलेटेड कोई चीज को धारण करते हैं तो वो प्लैनेट और स्ट्रांग होता है, अगर उसको डोनेट करते हैं तो उसकी एनर्जी कम होती है। कम हमें कब करनी है, जब नेगेटिव जब प्लैनेट नेगेटिव हो गया है, और हमें स्ट्रांग कब करना है, जब वो प्लैनेट पॉजिटिव है हमारी ग्रिड में, हमें उसकी और ज्यादा ब्लेसिंग्स चाहिए। ये हमेशा याद रखना है, जब ये याद रखोगे तो और हाँ, कंफ्यूज वापस नहीं होगा। वापस वापस बोलो, धारण कब करना है? धारण तब करना है जब कोई नंबर आपकी ग्रिड जब में पॉजिटिव। पॉजिटिव है और आपको उसकी अभी और ज्यादा ब्लेसिंग्स चाहिए, है ना, अच्छा, तो आप उस प्लेनेट से रिलेटेड चीजों को धारण करेंगे। नेगेटिव है अगर प्लेनेट आपकी ग्रिड में, तो आप उस प्लेनेट से रिलेटेड चीजों को डोनेट करोगे, यू विल लेट दैट एनर्जी गो, है ना, क्लियर है। तो इसलिए मोती कब धारण करना है, जब पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव हो गया वो उतार देना है। ठीक है, चलिए, ठीक है, नेक्स्ट करें। तो अगर किसी की ग्रिड में, ठीक है, ये हमने कर लिया ना, डार्क क्लोथ्स को अवॉइड करना है, ठीक है, डार्क कपड़े नहीं पहनने हैं ड्यूरिंग दिस टाइम व्हेन नंबर 2 इज नेगेटिव इन द ग्रिड। ठीक है, अगर 2 नंबर पॉजिटिव रहा तो फिर हम चांदी वगैरह पहन सकते हैं। हाँ हाँ डेफिनेटली, क्यों नहीं पहन सकते हो। बट मैं एक चीज हमेशा बोलूंगी आपको कि नंबर 2 अगर ग्रिड में पॉजिटिव है, मुझे लगता नहीं, मतलब आई हैव नॉट सीन मेनी पीपल हु वांट टू enhance the energy of number 2 in their grid unless and until these people are from occult sciences। ठीक है, अगर आप ओकल्ट में हो तो नंबर 2 क्या करता है, इस इंट्यूशंस का नंबर है ना, स्पिरिचुअलिटी का नंबर है,
तो जो कल्ट में होते हैं उनको बढ़ाना होता है नंबर 2, ताकि मेरी इंट्यूशन स्ट्रांग हो जाए, मेरी प्रिडिक्शन अच्छी हो जाए। अदरवाइज जो नॉर्मल लोग होते हैं ना, नंबर 2 जो अकेला ही बहुत काफी होता है। अगर वो पॉजिटिव है आपकी ग्रिड में तो इट इज ओके, इट इज इनफ। ठीक है, अगर वो नेगेटिव हो गया उसकी एनर्जी कम करोगे, लेकिन उसको बढ़ाने हम खुद से क्यों बढ़ाएंगे, उसकी एनर्जी को खुद से और ज्यादा ओवर सेंसिटिव क्यों हो जाएंगे हम। ठीक है ना, तो इसलिए नंबर 2 को कम करने के लिए रेमेडीज की जाती हैं, बढ़ाने के लिए तो कोई भी नहीं करता है। ठीक है, हाँ, अगर आपको बढ़ानी है, अगर आप समझ रहे हो कि भाई मैं रेकी करता हूँ या मैं एनर्जी हीलिंग में हूँ और मुझे इन चीजों के लिए मुझे मून की वो चाहिए ना, एनर्जी चाहिए, तो उस केस में आप उसको एनहेंस कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो दो उसको नंबर इमोशनल नंबर है, तो फिर हम कुछ कर 2 नंबर का जो हम रेमेडीज कुछ करने से कुछ इफेक्ट नहीं होगा ना, क्योंकि इमोशनली बढ़ेगी ज्यादा। हाँ, तो हम इसलिए तो कह रही हूँ कि बढ़ाने के लिए तो रेमेडी कोई भी नहीं करता इसकी, हाँ, है ना, ठीक इसको है। कम ही करने, क्योंकि इसके बढ़ने से प्रॉब्लम होती है। ठीक है ना, और थिंकिंग बढ़ तो जाती है। जब है आपकी ग्रिड में बैलेंस्ड है तो क्यों और ज्यादा बढ़ाओगे। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट इज नंबर 3। ठीक है, तो नंबर 3 क्या है, जुपिटर है, नॉलेज का नंबर है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम इसको, हमने नंबर 3 पढ़ा है ना कि अगर बैलेंस है तो क्या देता है, विजडम देता है, इंटेलिजेंस देता है, नॉलेज देता है, ग्रोथ देता है ना, एक्सपेंशन का नंबर है। लेकिन अगर नेगेटिव हो जाए तो क्या होगा, आपको और ज्यादा इंटेलिजेंट बना देगा, थोड़ा सा मॉरल्स के साथ गड़बड़ कर देगा अगर जरूरत पड़ी तो। ठीक है, बहुत ज्यादा चालाक नंबर भी हो जाएगा, है ना, आपको कब बेच के चला जाएगा आपको खुद पता नहीं चलेगा, मैं बिक गया हूँ। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा ओवर स्ट्रांग हो जाएंगी। ठीक है, तो अगर नंबर और नंबर 3 जो है अगर नेगेटिव हो जाता है तो इट इज अ नंबर ऑफ रिलेशनशिप इश्यूज ऑल्सो, क्योंकि ईगो भी बढ़ जाएगी, है ना, इसको लगेगा ना मैं बहुत नॉलेजेबल हूँ, मेरी ही सुनो, मैं ही सही हूँ, तुम सब गलत हो, है ना, तो ईगो बढ़ेगी, डोमिनेंस बढ़ेगी, वो सब चीजें, मैं ही गुरु हूँ सबका, मेरी ही चलनी चाहिए घर में, तुम मेरी सुनते क्यों नहीं हो, ऐसी ऐसी चीजें होंगी ना। तो इसलिए नंबर 2 के लिए सबसे पहले तो जो जेनरिक रेमेडी होती है, जेनरिक रेमेडी मतलब जो सब लोग कर सकते हैं, है ना। नंबर 3 के लिए, 2 नहीं सॉरी 3, नंबर 3 के लिए जो हमने रेमेडीज करनी है वो क्यों जेनरिक रेमेडीज क्यों करते हैं, ताकि हमें नॉलेज मिले, विजडम मिले, जुपिटर की ब्लेसिंग्स मिले, हमें अबंडेंस आए घर में, एक्सपेंशन हो, ग्रोथ हो मेरी लाइफ में। ठीक है, तो सबसे अच्छी रेमेडी क्या होती है, रिस्पेक्ट योर टीचर्स एंड योर पेरेंट्स। ठीक है, when we say respect your teachers and your parents, I mean respect everybody, each and every person जो आपको कुछ ना कुछ सिखाता है। ठीक है, जो जुपिटर की रेमेडी होती है ना, मुझे ऐसा लगता है कि वो आपको सबसे ज्यादा हम्बल बनाती है एज अ पर्सन। ठीक है, क्योंकि जब आप ये चीज महसूस करते हो और आप ये चीज मान लेते हो कि मैं इस दुनिया में हर एक इंसान को छोड़ के बाकी भी जो जीव है, हर एक जीव से सीख रहा हूँ। आप देखिए, हम सबसे सीख, हम छोटे बच्चे से भी सीख लेते हैं कुछ ना कुछ, छोटा बच्चा भी हमें बहुत चीजें सिखाता है। ठीक है, हमारे घर पे जो पेट रखा है ना हमने, उससे भी हमने बहुत कुछ सीखा होगा। ठीक है, बाहर जो गली में कुत्ते घूम रहे हैं, हमने उनसे भी कुछ ना कुछ कभी तो सीखा होगा। इट मीन्स हम सबसे सीखते हैं, तो हमें इसका मतलब क्या हुआ, सब लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर आप किसी इंसान की मुंह पे बेइज्जती कर रहे हो, पीठ पीछे बातें कर रहे हो, ठीक है, तो उससे आपके 2 प्लेनेट बहुत गंदे तरीके से खराब हो जाते हैं। फर्स्ट इज जुपिटर एंड सेकंड इज मर्क्यूरी। ठीक है, तो आपको कभी किसी की बुराई नहीं करनी है, कभी किसी के साथ बदतमीजी नहीं करनी है, कभी किसी को गंदे शब्द नहीं बोलने हैं जिससे उसका मन दुख जाए। और अपने टीचर्स के बारे में और अपने पेरेंट्स के बारे में तो डेफिनेटली कभी कुछ गलत नहीं बोलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, वो गलत करें नहीं करें वो उनकी मर्जी है यार, वो उनका वो है, जैसे पार्थ जी कल कह रहे थे, है ना, वो उनकी प्रॉब्लम है, आपको नहीं करना है, क्योंकि आपको अपने प्लैनेट्स ठीक रखने हैं भाई। जो सामने वाला कुछ कर रहा है वो उसको पता होगा ना, वो जानता है कि मैं क्यों कर रहा हूँ और क्यों नहीं कर रहा हूँ, मुझे इससे क्या फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, आपको अपना देखना है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम करेंगे द रेमेडीज टू एनहांस नंबर 3। एनहांस कब करेंगे, जब आपकी ग्रिड में नंबर 3 है और वो पॉजिटिव है और अभी आपको जॉब चाहिए, आपको चाइल्ड बर्थ के लिए आप ट्राई कर रहे हो, आप बिजनेस को एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हो, है ना, आप फॉरेन में सेटलमेंट की कोशिश कर रहे हो, मतलब जो भी न्यू बिगनिंग्स हैं, जो भी अच्छी अच्छी चीजें आपको लाइफ में चाहिए एज अ टर्निंग पॉइंट, अगर आपकी ग्रिड में नंबर 3 पॉजिटिव है तो हम बोलेंगे भाई इसकी रेमेडी कर लो, आपको हेल्प मिल जाएगी। तो क्या रेमेडी करेंगे, उसको एनहेंस करेंगे ना, फिर हम नंबर 3 को और ज्यादा, ओनली इफ इट इज पॉजिटिव। ठीक है, एनहेंस करेंगे, तो एनहेंस करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले
हम लोग ये डिटर्मिन करेंगे कि मेरी लाइफ में मेरा गुरु कौन है। किसी एक इंसान को गुरु का दर्जा देंगे सबसे पहले। वो गुरु कोई भी हो सकता है, आपकी वाइफ हो सकती है, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपकी मम्मी-पापा, कोई भी हो सकता है ना। आप कितने लोग हमारे आस-पास, पूरी दुनिया में लोग भरे पड़े हैं जिनसे हम सीखते हैं। कुछ ना कुछ तो सीख ही रहे होते हैं ना हम सबसे, ठीक है? तो सबसे पहले हमें एक इंसान को ऐसा डिटर्मिन करना है कि भई आज के बाद तुम मेरे गुरु हो, मुझे कोई प्रॉब्लम होगी मैं तुम्हारे पास आऊँगा, मैं सलाह लेने तुमसे पूछूँगा, है ना? जब भी कुछ भी मुझे कोई सजेशन चाहिए तो आई विल कम टू यू, मैं आपको फॉलो करूँगा, उनको बोलते हैं गुरु। तो सबसे पहले एक गुरु होना चाहिए आपका और उन गुरु को आप फॉलो करना शुरू करेंगे, ठीक है? सेकंड थिंग इज़ अपने पास कोई वुड एलिमेंट रखना शुरू करेंगे, ठीक है? वुड एलिमेंट क्या होता है? लकड़ी से बनी हुई की चेन रख सकते हो, लकड़ी से बने हुए पेन मिलते हैं मार्केट में वो रख सकते हो। लकड़ी से बने हुए वो मिलते हैं। आप ना किसी टूरिस्ट प्लेस जैसे हमारे यहाँ पहाड़ों में आप आओगे ना, तो आपको अखरोट की लकड़ी से बने हुए कश्मीर में ये मिल जाते हैं और कहीं नहीं मिलते। अखरोट की लकड़ी से बने हुए नेकलेस मिल जाएँगे, ये चूड़ियाँ मिल जाएँगी, मतलब कोई भी एनीथिंग व्हिच इज़ मेड अप ऑफ वुड, आपको वो चीज़ अपने जेब में हमेशा रखनी है। तो लड़कों के लिए द मोस्ट फिजिबल थिंग इज़ लकड़ी का की चेन, क्योंकि सबके पास बाइक गाड़ी होती है ना, तो आप वो रख सकते हो। लड़कियों के लिए क्या हो सकता है, पेन भी रख सकते हो। लड़कियों के लिए क्या हो सकता है, लकड़ी से बनी हुई चीज़ जो 24 घंटे वो अपने पास रख सकें, लकड़ी से बने हुए ब्रेसलेट्स, या इस तरह की चीज़ें हैं ना, जो भी आपको लगता है कि ये चीज़ मैं हमेशा अपने साथ कैरी कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। ठीक है? तो कुछ ना कुछ जो है वुड से बना हुआ चीज़ें आपको अपनी बॉडी के बिल्कुल पास एनर्जी फील्ड में रखनी है। दिस इज़ टू एनहांस योर ग्रिड, ठीक है? नेक्स्ट थिंग इज़ दैट यू कैन टाई अ येलो थ्रेड ऑन योर रिस्ट, ठीक है? अपनी राइट रिस्ट पे, राइट हैंड में आप येलो थ्रेड या तो बांध के रखिए, ठीक है? जिसको हम कलावा बोलते हैं ना, देखा होगा ना आप सबने, है ना? वो येलो कलर का होना चाहिए, वो बांध सकते हैं। या फिर दूसरी चीज़ और क्या, अगर आप बोलोगे नहीं मैं, जैसे कुछ आपके क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो सिख हो सकते हैं या फिर कई बार मुस्लिम क्लाइंट्स भी होते हैं गाइस, ये बताते नहीं है सबके सामने, लेकिन येस दे डू फॉलो दीज़ रेमेडीज़, ठीक है? तो अब हम किसी मुस्लिम को बोल देंगे आप कलावा पहन लो, तो वो नहीं पहनेगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे फिर, ईदर यू कैन टाई अ येलो थ्रेड ऑन योर हैंड, ऑन योर रिस्ट, राइट रिस्ट, या फिर स्टार्ट कीपिंग अ येलो क्लॉथ लाइक हैंकी विद यू ऑलवेज, और स्टार्ट वेयरिंग मोर ऑफ येलो क्लोथ्स, ठीक है? अगर आप इनमें से कुछ भी नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट यू कैन स्टार्ट यूजिंग मोर ऑफ येलो कलर इन टर्म्स ऑफ योर लाइक मे बी कर्टन्स और बेड शीट्स और है ना दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो कुछ ना कुछ आपको येलो कलर का अपने आसपास रखना है, ठीक है? क्लियर है? नेक्स्ट थिंग इज दैट व्हाट यू कैन डू इज अबाउट इंक्रीजिंग द एनर्जी ऑफ नंबर 3। क्या करोगे? सेफ्रन क्या बोलते हैं, केसर, केसर का तिलक लगा सकते हो आप, ठीक है? चंदन का तिलक लगा सकते हो, एंड ये केसर का तिलक एंड चंदन का तिलक, दीज आर डायरेक्ट रेमेडीज। कल मैंने बताया था ना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रेमेडीज क्या होती हैं। तो डायरेक्ट रेमेडी है केसर का तिलक और चंदन का तिलक। अब डायरेक्ट रेमेडी नंबर 3 की कौन कौन कर सकता है? 1 नंबर वाले कर सकते हैं, 2 नंबर वाले कर सकते हैं, 3 नंबर वाले कर सकते हैं। क्या 4 नंबर वाले डायरेक्ट रेमेडी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। 5 नंबर वाले कर सकते हैं, 6 नंबर वाले कर सकते हैं, 6 इज एनिमी नंबर, नहीं कर सकते, है ना? आप दैत्य गुरु को बोलो कि देव गुरु का साइन आप कैरी करना शुरू करो, बोले तुम पागल हो, मेरे दुश्मनों के गुरु हैं, मैं क्यों लूंगा? ठीक है ना? क्लियर है? तो अब आपको समझ में आ गया कौन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है। तो ये दिस इज द डायरेक्ट रेमेडी। जब मैं हर एक नंबर में कोई डायरेक्ट रेमेडी जो बताऊंगी वो सिर्फ उस नंबर के फ्रेंडली नंबर्स ही कर सकते हैं, ठीक है? दीज आर दैट डायरेक्ट रेमेडीज। तो चंदन का तिलक हो गया, सेफ्रन का तिलक हो गया, ये भी कर सकते हो आप एनहेंस करने के लिए, ठीक है? मैम ये यहाँ पे जो नंबर है पर्सनालिटी नंबर फ्रेंडली होना चाहिए ना? हाँ, हाँ, पर्सनालिटी रेटिंग दोनों तो नहीं कर सकते या ना? तो पर्सनैलिटी, हाँ, पर्सनैलिटी नंबर देखो, जब हम किसी पर्सनैलिटी नंबर वाले को किसी पर्टिकुलर नंबर की रेमेडी बताते हैं ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज़ अ जनरल रेमेडी कि भाई तुम्हारी ग्रिड में ये अच्छा है, ये कर लो। जैसे कल पार्थ जी पूछ रहे थे कि मेरी बेटी अभी बहुत सालों के बाद कॉलेज जाएगी, लेकिन अभी से मैं क्या करना शुरू कर दूँ ऐसा, जिससे कि सब ठीक रहे, है ना? तो वो बेसिकली क्या पूछ रहे थे मुझे कि मैडम कोई एक जनरल रेमेडी बता दीजिए जो मेरी बेटी के लिए अच्छी हो, है ना? देयर वाज नॉट अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम व्हिच ही वाज ट्राइंग टू एड्रेस, ठीक है ना? ही वाज जस्ट आस्किंग मी फॉर अ जनरल रेमेडी। आपके पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैडम कुछ अच्छी सी रेमेडी बता दीजिए, सब चीजें अच्छी रहे मेरी लाइफ में, है ना? स्पेसिफिक रेमेडी कब करनी होती है आपको? जब आपकी दशा चल रही होती है,
है ना, आपकी दशा की वजह से आपको कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम, जैसे आपने कल कहा कि मैंने उनको बोला अभी आपकी दशा नेगेटिव चल रही है इसकी मार्स की, तो आप मूंगा उतार दीजिए, ये एक पर्टिकुलर रेमेडी थी ना। जब दशा पॉजिटिव हो जाएगी फिर से पहन लेना, ठीक है। तो ये कोई जनरली तो नहीं हम बोल सकते आप हमेशा के लिए ये कर लो, ठीक है। तो जब आपकी रही है पॉजिटिव नंबर की, आपके फ्रेंडली नंबर की, तब भी आप वो रेमेडी कर सकते हो। लेकिन अगर आप जैसे आप नंबर 3 हो और आपकी 6 नंबर की दशा चल रही है, तो नहीं सॉरी आप 6 नंबर हो और आपके 3 नंबर की दशा चल रही है, तो उस टाइम पे आप ये डायरेक्ट रेमेडी नहीं कर सकते हो, है ना। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपकी दशा किस प्लेनेट की चल रही है, जो एनिमी प्लेनेट है। आप जाओगे उससे हेल्प मांगने सीधा, या वो हेल्प करेगा सीधी, हो रही मैं क्यों करूं, तुम तो मेरे दुश्मन हो। तो हम फिर इनडायरेक्ट रेमेडी करेंगे उसकी हेल्प मांगने के लिए, ठीक है ना। तो इनडायरेक्ट रेमेडीज कौन सी होती हैं? वुड एलिमेंट रख लो अपने पास, जैसे मैंने पहले बताया है ना। वुड से बनी हुई कोई चीज अपने पास रखो, ताकि उसको समझ में आए कि अच्छा कुछ तो है तुम्हारी जेब में जो मेरे से रिलेटेड है। सीधा सीधा मांग नहीं रहे हो तुम मेरी ब्लेसिंग, लेकिन चीज रखी है तुमने अपने पास, है ना, मुझसे रिलेटेड, है ना। तो जब हम माथे पे कोई चीज लगाते हैं, इसका मतलब क्या होता है? देखो, जो लेडीज होती है ना, वो माथे पे बिंदी लगाती है, सिंदूर लगाती है, वो सामने दिखाने के लिए दैट आई एम रिलेटेड टू समबडी। दिस इज अ डेक्लेरेशन फॉर द होल वर्ल्ड दैट आई एम रिलेटेड टू समबडी, है ना। मतलब ये जो, चलो ठीक है, हमारा तरीका है ये चीज बोलने का। तो जब 6 नंबर वाले ने यहाँ पे तिलक लगा लिया, तो सामने वाले के लिए क्या है? डेक्लेरेशन है। क्या वो मानेगा? बोलेगा तुम तो मेरे सबसे बड़े दुश्मन हो, ये क्यों लगा के घूम रहे हो? तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा ये करने से? नहीं करूंगा, जाओ। लेकिन हमने क्या किया? इनडायरेक्ट रेमेडी की, देखो यार मैं तो सबको बता भी नहीं रहा हूँ, हम दोनों दुश्मन हैं, मैंने तो जेब में रखा हुआ है, छुपा के रखा हुआ है, प्लीज कर दो हेल्प। तो वो करेगा ना, फिर बोलेगा अच्छा चल ठीक है, इतनी हिम्मत तो नहीं है तेरी मेरे सामने, सीधा आ जाए, चलो अपने अपने आप को मेरे से छोटा ही समझ रहे हो ना, चलो कर देता हूँ तुम्हारी हेल्प, ठीक है। सो दिस इज अबाउट ईगो ऑल्सो। व्हेन आई टॉक अबाउट दिस काइंड ऑफ थिंग्स, दीज आर जस्ट, हमें नहीं पता ऊपर प्लैनेट्स ऐसे बातें करते हैं कि नहीं करते हैं, ये सिर्फ एक समझने का तरीका होता है, राइट। तो ऐसा नहीं है कि ऐसा ही हो रहा होगा वहां पर सोलर सिस्टम, ठीक है। सिर्फ हमारे शास्त्रों में ऐसे कहानियां बना के लिखी गई थी ताकि हम इन एनर्जीज को समझ सकें अच्छे से, ठीक है। अदरवाइज गाइज आई वुड से दैट दीज थिंग्स आर बियॉन्ड आवर अंडरस्टैंडिंग। We are nobody to talk about them, we are nobody to understand them, we cannot even go close to them, ठीक है। तो ये सिर्फ एक तरीका था हमारे बुजुर्गों ने जो इजाद किया था कि हम लोग इन चीजों को अच्छे से समझ पाएं। तो इन दीज टर्म्स हम अगर बात करेंगे तो शायद हमें अच्छे से समझ में आ जाएंगी बातें, क्योंकि ये हमारी लैंग्वेज है ना, हम इंसान है, हमें ऐसे ही समझ में आता है, ठीक है। तो ये कोई असली वाली कहानियां नहीं है जो हम जिनकी बात करते हैं, ठीक है। मैम आप ये जो बोल रहे हो ना, इसके सपोर्ट भी बहुत अजीब बात है। मैं जिनकी ग्रिड पढ़ रही थी ना, जिनकी प्रॉब्लम चल रही है, जो आपसे पूछने भी वाली हूँ, उनकी ग्रिड में इस समय जो दशा चल रही है, उनकी है महादशा 5 की, अंतरदशा 5 की, और उनकी है प्रत्यंतर दशा 7 की। 7 नेगेटिव हो रखा है, 5 नेगेटिव हो रखा है। मेरी महादशा चल रही है 2 की, मेरी अंतरदशा चल रही है 5 की, और प्रत्यंतर 7 की। मेरा भी सिमिलर ग्रेड हो रखा है, बट उनका बिहेवियर, मेरा बिहेवियर, मैं भी ये बहुत देर तक सोचती रही, अरे यार ये तो बड़े सिमिलर है, बट डिफरेंट प्लैनेट्स भी डिफरेंट वे में अफेक्ट करते हैं सबको। ऑफ कोर्स बाकी नंबर्स पे भी हाँ, डिपेंड करता है, मुझे लगता है और बहुत सी चीजें होती हैं। ये मेरा पर्सनल, मैं कल बहुत देर तक दिमाग लगाती रही मैं आपको कि बताती ऐसा हूँ, क्या, मैं ऑफ कोर्स आपको इसका सिंपल परसेंटेजेस सा भी सब आंसर बताती हूँ। देखो, पानी होता है ना हमारे घर में, पानी की कॉम्पोजिशन सब जगह सेम है, चाहे आप अमेरिका में चले जाओ, चाहे पाकिस्तान में चले जाओ, इंडिया में आ जाओ, सब जगह सेम होती है उसकी कॉम्पोजिशन, है ना। लेकिन जब आप बर्फ जमाते हो या वैसे भी पानी आप किसी भी बर्तन में डालते हो, तो वो पानी हर बर्तन की शेप के हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है ना। हम बोलेंगे भाई ये मैंने ट्रायंगल में बर्फ जमाई थी और ये ट्रायंगल शेप बन के क्यों आ गया, मैंने सर्कल में जमाई थी, इसमें तो सर्कल है, ठीक है। सिमिलरली जब वो दशा हमारी लाइफ में आती है किसी भी प्लेनेट की, और जिस तरह की भी वो ग्रिड बनती है, वो जो आपकी नेटल ग्रिड है ना, वो एक बर्तन है और उसकी अपनी एक पर्टिकुलर शेप है हमेशा, है ना। उस शेप के अंदर जब दशा आएगी तो वो उस बर्तन की शेप ले लेगी, ठीक है। वो दशा वैसे ही एक्ट करेगी जैसा आपका बर्तन है, उसी ग्राउंड पे आके उसको अपने आप को एक्सप्रेस करना है ना, ठीक है। तो इट इज ऑल अबाउट योर नेटल ग्रिड, योर पीएनडी कॉम्बिनेशन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी इंसान की ग्रिड है 1 and 9 कॉम्बिनेशन, सॉरी ग्रिड नहीं, पीएनडी कॉम्बिनेशन है 1 and 9, ठीक है। उसकी दशा आ गई 3 की, ये इंसान बहुत अच्छा करेगा, मान लो तीनों ही नंबर पॉजिटिव भी हैं ग्रिड में, बहुत अच्छा करेगा। लेकिन सिमिलरली अगर किसी की ग्रिड है 4 and 9, है ना, और वहां पे 9 की दशा आ गई, दशा सेम ही आई है
है ना। लेकिन ये इंसान की लाइफ में जितने डिजास्टर होते होंगे ना, वो इसी दशा में होंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो कॉम्बिनेशन अलग है ना। तो इसलिए ग्रिड देखने में कितनी भी अच्छी लग जाए, कितनी भी सिमिलर लग जाए, लेकिन आपको ये देखना है कि ये ग्रिड किसकी है, मेरी तो नहीं है, किसी और की है, और वो इंसान कैसा है, और वो इंसान कैसा होगा जैसे उसकी नेटल ग्रिड। परसेंटेजेस का तो फर्क है, क्योंकि देखिए जो परसेंटेजेस का फर्क था, हाँ ये सब है बिकॉज पर्सनालिटी नंबर जिनका देख रहे थे वो पर्सनालिटी 2 है और डेस्टिनी 4 है, मैं पर्सनालिटी 4 हूँ, डेस्टिनी 9 हूँ, बाकी सब 4 की उनकी अलग वेटेज है, मेरी अलग वेटेज है, 9 की है, यस ये सब थोड़ा फेरबदल तो हाँ, था। और ये सब नंबर्स थोड़ा बहुत फेरबदल नहीं होता, अमेजिंगली ये सिमिलर बहुत थे, बड़ा फेरबदल होता है। आपको मैं बताती हूँ प्रीति ऐसा जी। नहीं लगा मुझे, हाँ, सो ऐसा नहीं यू एज अ पर्सनालिटी नंबर 4 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, है ना। पर्सनालिटी नंबर 4 भाई बहुत अड़ियल किस्म के लोग, मतलब ये हार नहीं मानते, चाहे मुसीबत हार मान जाएगी, ये लोग नहीं मानेंगे। ठीक है, लेकिन 2 नंबर कैसे, बहुत सॉफ्ट नंबर है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको जरा मैं थप्पड़ मारूं तो बच्चा उसी में डर जाता है कि अभी थप्पड़ रोने पड़ा लग भी नहीं जाते हैं होता बाद है, में। लेकिन वो डर जाता है, उसको लगता है नहीं मम्मा प्लीज मारना मत, मम्मा नहीं, मम्मा नहीं, है ना। तो मुझे मेरा बेटा याद आ अब रहा है। हम लोगों को ये चीजें समझ नहीं आती ना, क्योंकि हम लोग ऐसे हैं ही नहीं, आई थिंक, बट आएंगे धीरे धीरे। मैम बुक आ गई आज से तो रमन वाली, फाइनली ये पहुंच गई, डिलीवर्ड। आई एम सो एक्साइटेड, आई एम सो बहुत बहुत मतलब आपके हाथ में पावर हाउस आ गया, आपको पता नहीं है व्हाट यू मेरा हैव तो गॉट। इतना एक्साइटमेंट हो रही है, मैं आपको बता नहीं सकती, अभी मैं घर पर नहीं हूँ, पीछे से डिलीवर हुई है। आई कांट वेट टू ओपन इट जब मैं घर जाऊंगी। उसमें बहुत मतलब मुझे गूस बम्स आ रहे हैं लिटरली, मतलब यू हैव गॉट अ पूरी एक्साइटमेंट हो रही है एकदम डांस करने का, मतलब मैं पूरी पूरी एनर्जी फील हो रही है। बहुत बहुत अच्छी बुक अच्छी। है, बहुत ही अच्छी, एक्सीलेंट बुक। आई होप कि वही आई है जो आप बोल रहे हो, क्योंकि जो मुझे मिली है वो उस प्राइस की नहीं थी, बट वही मिल रही थी। हाँ नहीं, अच्छी बात जितना है। भी ढूंढा, बड़ी मुश्किल से बुक मिली है। कॉन्ग्रेट्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छी बात है। चलिए चलिए देखते हैं क्या निकलती है। ठीक है, तो नंबर 3 हमने कर ली, डायरेक्ट रेमेडीज कर ली। अच्छा, उसके बाद एक रेमेडी मैं आपको और बताऊंगी, नंबर 1 की, 2 की, 3 की, हर एक प्लेनेट की एक कॉमन रेमेडी है। आपको जब भी किसी नंबर की पावर को इंक्रीज करना होता है, तो यू कैन स्टार्ट राइटिंग दैट पर्टिकुलर नंबर इन योर नोटबुक फॉर पर्टिकुलर टाइम्स, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव टू इंक्रीज द नंबर ऑफ पावर ऑफ 3, है ना, आपको 3 की पावर को बढ़ाना है, तो यू विल स्टार्ट राइटिंग नंबर 3 इन योर कॉपी फॉर एटलीस्ट 33 टाइम्स। ठीक है, विद अ ग्रीन पेन, ग्रीन इंक। ठीक है, ग्रीन इंक हमेशा। अच्छा, एक चीज और आपको बताती हूँ, जब भी आपको किसी चीज को एनहेंस करने के लिए, आप लिखने के लिए कुछ कर रहे हो, तो आपको ग्रीन इंक यूज करनी चाहिए, क्योंकि ग्रीन इज अ सिंबल ऑफ ग्रोथ, है ना। ग्रीन से क्या होता है, ग्रोथ होती है। फॉर एग्जाम्पल, और इसकी मैं आपको एक क्लासिक एग्जांपल देती हूँ, मैं ना ये रिकॉर्डिंग ऑफ कर, आपको ग्रीन कलर की इंक वाला जो पेन है हमेशा वहां यूज करना है जहां पर यू वांट टू एनहेंस दैट थिंग, है ना। जैसे मान लीजिए आप अपने नोट्स बनाते हैं, आपको याद है मैंने शुरू में बोला था आपके पास ग्रीन कलर का पेन होना चाहिए, याद है ना। क्यों बोला था, क्योंकि जब आप ग्रीन कलर से नोट्स, ग्रीन कलर की इंक से नोट्स बना रहे हैं, तो दैट मीन्स आप उस नॉलेज को और ज्यादा बढ़ा रहे हो। ठीक है, ये जो नॉलेज है ना, इट विल बी, आप लोग ना ये चीज लिख के ले लो, मुझे नहीं पता है इस ये कोर्स खत्म होने के बाद आप कितना मेरे कांटेक्ट में रहोगे नहीं रहोगे, लेकिन आई कैन बेट आप आज की मतलब इस कोर्स के बाद हमेशा सीखते रहोगे, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ हमेशा सीखोगे, क्योंकि आपने अगर अपने सारे नोट्स ग्रीन कलर की इंक से बनाए होंगे ना, तो नाउ दिस इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस ना। ठीक है, क्योंकि मैम मैंने नहीं बनाए कोई भी, तो फिर बट आपकी पढ़ाई में फिर से आपको सीखा। आपका नहीं होगा, आपका ये कोर्स जो है ना खत्म हो नहीं जाएगा। मैम, आपकी पढ़ाई हुई, योग चल रहा है, मैंने देखा है 279 का योग चल रहा है, और जब से चला है तब से मेरा ये सब शुरू हुआ है। ये मैंने रेट्रोस्पेक्टिवली देखा है कि 2 की महादशा आई है और 79 ऑलरेडी था, तो 279 एक्टिवेट हो गया, तब से सारी पढ़ाई शुरू हुई है मेरी। अब मुझे पता चला बाद में, ठीक है, पढ़ने के बाद। ठीक है। तो ग्रीन कलर से और आप क्या क्या कर सकते हो, जो अच्छी अच्छी चीजें हैं, जैसे मैनिफेस्टेशन, आपको पता है हम लोग लिखते हैं, आपको पता है कुछ लोग, आपने भी बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो ना हमेशा अपने हाथ में डायरी लेके वहां पे राम राम लिखते रहते हैं। बहुत सारे लोगों ने ऐसी डायरीज बनाई होती है ना, छोटे छोटे फॉन्ट में लिखते हैं, है ना। ये इस तरह की अच्छी अच्छी चीजें हैं, बेसिकली दे आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट पॉजिटिव थिंग्स इन देयर लाइफ, एंड दे ऑलवेज राइट विद ग्रीन कलर का इंक। ठीक है, क्योंकि उससे ग्रोथ होती है, उससे जो भी आप पॉजिटिविटी फील कर रहे हो, ब्लेसिंग्स फील कर रहे हो, आप जो भी फील कर रहे हो वो ग्रो करता है, वो मल्टीप्लाई होता है। ग्रीन कलर इज द कलर ऑफ मल्टीप्लीकेशन।
ठीक है। तो इसलिए मैं हमेशा आपको बोलती थी कि ग्रीन कलर यूज किया करो। जो भी अच्छी चीजें आप अपनी लाइफ में चाहते हो, आप मैनिफेस्ट, आगे हम यंत्र बनाना सीखेंगे ना, तो आप उसमें सीखोगे कि मैं आपको बोलूंगी कि यंत्र बना दिया, उसके बाद या कोई भी रेमेडी मैं आपको बोलूंगी मैनिफेस्ट करने के लिए, ग्रीन कलर की इंक से वहां पर लिखो आपकी जो भी विश है। तो उससे क्या होता है, वो पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, आपको मरकरी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं, आपको जुपिटर की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। ठीक है, तो दिस इज द रीजन बिहाइंड इट। ठीक है, मैंने क्या बोला था, हम कहाँ थे, हाँ, तो कोई भी नंबर की अगर आपको वाइब्रेशन को बढ़ाना है तो यू कैन सिंपली स्टार्ट राइटिंग दैट नंबर फॉर पर्टिकुलर नंबर ऑफ टाइम्स। लाइक अगर आप 3 की बात कर रहे हो तो एटलीस्ट 33 टाइम्स आपको लिखना है। 2 को अगर आपको बढ़ाना है, हालांकि मैंने अभी पहले भी बोला था 2 को उतना बढ़ाना चाहिए नहीं है, क्योंकि उससे आप इमोशनली इम्बैलेंस्ड हो जाते हो। इम्बैलेंस मतलब थोड़ा चिक चिक वाला माहौल हो जाता है, मत करो। 1 को अगर आपको बढ़ाना है तो यू शुड बी राइटिंग इट एटलीस्ट 51 टाइम्स। ठीक है, क्योंकि 11 बार तो क्या ही लिखोगे। ठीक है ना, जब तक लिखते लिखते यूनिवर्स तक मैसेज पहुंचेगा तब तक आप रुक जाओगे, उसको लगेगा कि एक बार नॉक करके भाग गया कोई। ठीक है, तो बेसिकली अपनी विश को बार बार लिखने से होता क्या है, इसके पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है। जब आप कोई चीज लिख रहे होते हो तो आप पूरी इंटेंशन उसमें डाल रहे होते हो अपनी, है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं यहाँ कुछ और लिख रहा हूँ और वहां किसी और से बातें कर रहा हूँ, विच इज नॉट पॉसिबल, है ना। तो आप जब कोई चीज लिख रहे हो तो आपके थॉट्स, आपका माइंड, आपकी इंटेंशन पूरी उस चीज में है। एंड दिस इज हाउ यू कनेक्ट विद द यूनिवर्स, दिस इज हाउ द मैनिफेस्टेशन इज डन। तो जब आपने वो 30 टाइम्स 40 टाइम्स वो चीज लिख ली, तो आप ना सबकॉन्शियसली उस चीज के साथ बिल्कुल कनेक्टेड हो गए कि दिस इज द विश दैट आई वांट फ्रॉम द यूनिवर्स टू बी फुलफिल्ड। ठीक है, तो वो आपको, अगर आप जितना ज्यादा टाइम लिखोगे उतना अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे यूनिवर्स के साथ। लेकिन आपने लिखा सिर्फ 10 बार और अभी आप कनेक्ट हुए भी नहीं थे कि आपने वो लिखना बंद कर दिया, तो यूनिवर्स को जैसे होता ना कि मेरे घर में किसी ने रिकॉर्डिंग हो रखा है ना, हाँ रिकॉर्डिंग अभी चल रहा है ना, हाँ हाँ हाँ, चल रहा ठीक है, तो ठीक है, गॉट इट। तो आपको कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ टाइम्स के लिए वो, ये मैं अब सब नंबर 9 तक सब नंबर्स के लिए बोलूँ, 4 के लिए नहीं बोलूंगी, 8 के लिए नहीं बोलूंगी, क्योंकि ऑब्वियसली वी डू नॉट वांट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ दीज पावर्स इन लाइफ। ठीक है, चलिए, तो पैसिफाई, और हाँ, लिखने वाली रेमेडी सिर्फ तभी करनी है जब आपको उस नंबर को एनहेंस करना है। अगर वो नंबर ऑलरेडी नेगेटिव है तो लिखना मत फिर, ठीक है, फिर और ज्यादा बढ़ा दोगे। चलो, तो पैसिफाई करने के लिए क्या करते हैं, अगर नंबर 3 नेगेटिव हो गया है आपकी ग्रिड में, तो हमने पहले पढ़ा था ना, नेगेटिव नंबर 3 में क्या होता है, ईगो बढ़ जाती है, डोमिनेंस बढ़ जाता है, आई एम ऑलवेज राइट काइंड ऑफ एटीट्यूड हो जाता है हमेशा इंसान का, रिलेशनशिप इश्यूज आते हैं, हेल्थ इश्यूज भी आते हैं। नंबर नेगेटिव नंबर 3 इज अ नंबर ऑफ हेल्थ इश्यूज एंड रिलेशनशिप इश्यूज ऑल्सो। ठीक है, और हेल्थ इश्यूज आपको सबको, हेल्थ इश्यूज सब नंबर्स के पता है आपको कौन कौन से होते हैं, हमने पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो वो जो हेल्थ इश्यूज हैं वो नेगेटिव नंबर के टाइम पे होंगे, पॉजिटिव पे अगर होंगे तो वो उतने इंटेंस नहीं होंगे। इंटेंसिटी ज्यादा कब होगी उन हेल्थ इश्यूज की, व्हेन द नंबर इज नेगेटिव इन योर ग्रिड। ठीक है, तो उस केस में आप क्या करोगे, डोनेशन करोगे। अब नंबर की पावर ज्यादा हो गई आपकी ग्रिड में, तो क्या करोगे, कम करोगे, डोनेट करोगे चीजें। तो क्या डोनेट करोगे, येलो कलर की चीजें, कोई भी चीज हो सकती है, खाने की, पहनने की, येलो कलर के कपड़े डोनेट कर दिए, येलो कलर के फल डोनेट कर दिए। आपने देखा है जब भी हम लोग गुरुवार की कथा करते हैं तो येलो कलर के फल हम मंदिर में चढ़ा के आते हैं ना, केले चढ़ा दिए, आम चढ़ा दिए, और क्या होता है, मस्क मेलन हो गया, मतलब इस तरह की चीजें, है ना। तो येलो कलर की चीजें, हम स्वीट्स हो गई, टर्मरिक हो गई, आपने देखा है हम हल्दी की गांठ रखते हैं अपनी वहां पे पूजा में कभी कभी, है ना। तो हल्दी की गांठ जो होती है ना, वो रिप्रेजेंट करती है बृहस्पति को एंड लक्ष्मी को। ठीक है, बृहस्पति जहां होंगे वहां लक्ष्मी आएंगी ही आएंगी, क्योंकि बृहस्पति इज अ प्लैनेट ऑफ ग्रोथ, एंड इन ह्यूमंस लाइफ ग्रोथ इज ग्रोथ ऑफ मनी, ग्रोथ ऑफ प्रॉस्पेरिटी। तो प्रॉस्पेरिटी कहां से आती है, लक्ष्मी से। ठीक है, तो इसलिए हल्दी डोनेट कर सकते हैं इफ इट इज पॉजिटिव। हाँ, अगर इफ इट इज नेगेटिव, अभी जो पीछे हमने एनहांस करने के लिए रेमेडीज बताई हैं उसमें आप एक हल्दी का तिलक भी बोल सकते हो लगाने के लिए। ठीक है, हमने टर्मरिक नहीं बोला था मैंने, सैफरन, चंदन और हल्दी का तिलक भी बोल सकते हो लगाने के लिए। एक रेमेडी वो लिख लीजिए, अगर, हाँ, एक रेमेडी वो लिखिए, अगर पॉजिटिव है नंबर आपकी ग्रिड में और आपको स्कोर एनहेंस करना है तो आप हल्दी, जब आप आटा गूंथते हो ना, उसमें एक चुटकी भर हल्दी डाल के उसके साथ रोटियां बनाइए। ठीक है, दैट विल ऑल्सो हेल्प। ठीक है, चलिए,
ठीक है, डोनेशन हो गई। उसके बाद कुछ वास्तु टिप्स हैं टू एनहांस नंबर 3, ये हर कोई कर सकता है। ठीक है, क्या होंगे? सबसे पहले तो अपने घर की जो ईस्ट डायरेक्शन है, देखो बृहस्पति की डायरेक्शन होती है नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, जब आप वास्तु पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि नॉर्थ ईस्ट इज द डायरेक्शन ऑफ बृहस्पति, इट इज रूल्ड बाय जुपिटर। ठीक है, तो जुपिटर की जो डायरेक्शन है ईस्ट नहीं होती है, नॉर्थ ईस्ट होती है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आप लोग ग्रीन प्लांट्स रख सकते हैं। ग्रीन प्लांट्स जो आप रखोगे वो बहुत बड़े बड़े प्लांट्स नहीं है, मतलब छोटे छोटे जैसे होते हैं ना ऑर्नामेंटल प्लांट्स काइंड ऑफ, वो रख सकते हो आप वहां पर, घर की जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होती है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट तो मंदिर होता है, मंदिर बनाना होता है, तो हाँ, ईशान कोण अगर वो कैसे देखो करेंगे? मैं आपको बताती हूँ, नॉर्थ ईस्ट में मंदिर भी हो सकता है, नॉर्थ ईस्ट में आपका मेडिटेशन के लिए रूम हो सकता है, नॉर्थ ईस्ट में आपका खुला भी हो सकता है बिल्कुल। नॉर्थ ईस्ट में आप लिविंग रूम भी बना सकते हो विद वेरी लेस वेट, वहां पे कुछ बहुत भारी भारी चीजें नहीं रखनी है। इनमें से कोई भी चीज आप नॉर्थ ईस्ट में कर सकते हो। जनरली पीपल चूज टू कंस्ट्रक्ट मंदिर इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन। लेकिन बहुत सारे अभी देखो हर किसी इंसान के घर में हर कोई, आजकल तो चलो फिर भी लोग करने लग गए। एक चीज हमेशा नोटिस की होगी अगर आपने, तो आज से 30 साल पहले मैं बोलूंगी सबके घरों में मंदिर नहीं होते थे। आपने इन चीज कभी अब पीछे जाके अपने पास्ट में जाइए, आप देखिए आपकी नानी के घर में, दादी के घर में क्या अलग से मंदिर था, अलग से पूजा रूम था? ठीक है, कुछ लोगों के होंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द आई हैव सी व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज दैट, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे मोहल्ले में है ना, मैं आई एम लिविंग इन अ विलेज नाउ, आई हैव बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप इन अ विलेज। ठीक है, तो यहाँ पर ना किसी के भी घर में पूजा रूम नहीं होता था पहले, एक कॉमन मंदिर होता था मोहल्ले का, सब लोग सुबह वहां जाते थे। ठीक है, घर में पूजा की कोई जगह नहीं होती थी, आई हैव नेवर सीन इट एटलीस्ट। ठीक है, अब मुझे नहीं पता, शायद नेपाल में होते होंगे सबके घर में, मैंने यहाँ नहीं देखा है, या और जगह पे भी होते होंगे, लेकिन मोस्टली इसके पीछे रीजन, हाँ वो मैं नहीं कह रही हूँ कि अलग से एक छोटा सा भगवान का फोटो सबके घर में होता था, वो होता था। लेकिन जैसे आजकल होता है ना, हमने एक डेडिकेटेड रूम दे दिया अलग से कि भाई ये पूजा रूम है, इसमें सिर्फ पूजा ही होगी, वैसा नहीं होता था। वो क्या होता था, घर के किसी एक कमरे में कोई एक कोने में एक फोटो लगी होती थी जिसके सामने सुबह शाम जोत जलती थी, दैट्स इट। ठीक है, इतना सा ही होता था। ठीक है, आज क्या हो गया, हमारे पास अफोर्डेबिलिटी है, पैसे हैं, जगह है, सब कुछ है, तो हम अलग से एक रूम बना पा रहे हैं। पहले जमाने में एक घर में 2-3 कमरे होते थे और उसी में एक बहुत बड़ा परिवार रहता था। आज के जमाने में क्या होता है, 2-3 लोग होते हैं घर में और 10 कमरे होते हैं, और वो भी कम पड़ते हैं, है ना? तो वो चीजों से बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में डेफिनेटली दिस इज द बेस्ट डायरेक्शन टू बिल्ड पूजा रूम आपके घर का। लेकिन अगर आपके पास उतनी जगह नहीं है कि आप पूजा रूम अलग रखो, लिविंग रूम अलग रखो, है ना, तो वहां पे आप लिविंग रूम कम पूजा रूम भी बना सकते हो। लिविंग रूम तो चलो, लिविंग रूम में तो बच्चे का रूम क्या ही बनाओगे आप, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अपने बच्चे का स्टडी रूम भी बना सकते हो, बच्चे का रूम भी बना सकते हो। लेकिन नॉर्थ ईस्ट 25 साल से बड़ी उम्र का अगर कोई इंसान है तो उसका रूम कभी भी नॉर्थ ईस्ट में नहीं होना चाहिए, इट विल गिव प्रॉब्लम्स टू दैट पर्टिकुलर पर्सन, हेल्थ इश्यूज आएंगे। ठीक है, क्लियर है? तो ये बहुत, अब वास्तु में नहीं जा रहे हम लोग ज्यादा। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बेसिकली आप इतना याद रखो कि वो जुपिटर की डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो अगर आपको जुपिटर एनहेंस करना है एज पर वास्तु, तो आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को स्ट्रॉन्ग करोगे एज पर वास्तु, एज पर द प्लेनेट, है ना। एक चीज मैं फिर दोबारा बोल रही हूँ, मैं जितनी भी आपको वास्तु की रेमेडीज बताती हूँ, दे विल वर्क ओनली इफ द वास्तु ऑफ योर हाउस इज परफेक्ट। अगर आपके घर में कोई वास्तु दोष है तो ये रेमेडीज काम नहीं करेंगी, ये सिर्फ एक ऑर्नामेंट की तरह रहेंगी, फिर आपके घर में फायदा कोई नहीं करेंगी आपको, है ना। वो सिर्फ एक मन का समाधान है कि मेरे घर में मैंने नॉर्थ डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में ये पर्टिकुलर चीज रखी हुई है, उससे आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज ऑलवेज एज गुड एज हैविंग अ फेक किचन सेट। जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, मेरी बेटी है ना अभी, वो अब 2 साल की होने वाली है, तो अब उसको समझ में आने लगे हैं कि मेरे जेंडर की चीजें क्या होती हैं, तो अब वो मुझे ना मार्केट में जाके देख के बोलती है कि मुझे ये खरीद के दो। तो अभी कल परसों हम लोग मार्केट गए थे, तो उसको से वो एक किचन सेट दिख गया, तो वो मुझे बोल रही थी, शी वॉज पॉइंटिंग टूवर्ड्स इट कि मम्मा ये लेना है, ये लेना है ना। हमें पता है वो फेक है, इस पे खाना तो नहीं बनेगा ना। तो ऐसे ही अगर आपके घर में वास्तु दोष है और आपने कोई रेमेडीज कर ली, तो वो उस फेक किचन सेट की तरह ही है, उसमें खाना नहीं बना पाओगे आप। ठीक है ना,
ये आपको याद रखना है। तो जितने भी आप रील्स देखते हो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कि अगर आपके घर की ये डायरेक्शन खराब है तो आप वहाँ पे ये सीनरी लटका लीजिए, आप ये विंड चाइम्स ये कर लो, वो कर लो, भाई कुछ नहीं होने वाला उससे, कुछ भी नहीं होने वाला उससे। हाँ, जो लोग रील्स बना रहे हैं उनके व्यूज बढ़ेंगे, ठीक है, उनका तो कुछ हो जाएगा, आपका कुछ नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है। तो उनके चक्कर में नहीं पड़ना है हमें, है ना। तो हमें क्या करना है, वी आर पढ़े लिखे काइंड ऑफ पीपल, हमें लॉजिक ढूंढना है हर चीज के पीछे, छेड़ चाल में नहीं कि उसने अपने घर में एक चांदी से बना हुआ ये फलानी चीज लगाई थी तो मैं भी लगा लेता हूँ, मेरे घर में भी प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस आएगी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। चलो ठीक है, एक हमने क्या कर लिया वास्तु में कि हम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ग्रीन प्लांट्स रख सकते हैं। अगर ग्रीन प्लांट्स नहीं रख पा रहे हैं तो ग्रीन प्लांट्स की सीनरी, आप किसी जैसे लैंडस्केप्स आते हैं ना, जंगल का लैंडस्केप होता है फॉर एग्जांपल, है ना, आप वो भी सीनरी लगा सकते हो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट रेमेडी इज दैट यू कैन पुट वुडन ऑब्जेक्ट्स इन द वेस्ट डायरेक्शन ऑफ योर हाउस। जो आपके घर की वेस्ट डायरेक्शन है वहां पे कुछ वुडन चीजें, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं वो ना वुडन वो आते हैं वुड से बने हुए क्या बोलते हैं उसको, कार्विंग वगैरह आती हैं, हाँ हाँ हाँ, यस यस यस, स्कल्पचर वो चीजें आप लगा सकते हो वहां पे, स्कल्पचर्स आते हैं बड़े, अफ्रीका वगैरह में हाँ बहुत हाँ मिलते हाँ, हैं, यस यस, जिराफ और ये सब बने हुए। हाँ। और अगर हमारे आप पास ये नहीं कभी कर हो सकते चुका हो है। तो यू कैन पुट लॉर्ड ब्रह्मा पिक्स इन द वेस्ट डायरेक्शन ऑफ योर हाउस। ब्रह्मा जी की फोटो, हालांकि ब्रह्मा जी की पूजा इंडिया में एज सच एज इट इज कहीं नहीं होती, सिर्फ एक पुष्कर में होती है ना। और कहीं भी आपको ब्रह्मा का मंदिर नहीं मिलेगा, कहीं नहीं, सिर्फ एक ही जगह मिलता है। लेकिन आप अपने आजकल इंटरनेट पे डाउनलोड करके सब चीजें ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। एक चीज मैं और आपको बोलूंगी, ये जनरल चीज मैं बता रही हूँ एज पर द वास्तु। आपके घर के जो पूजा रूम में आपने भगवान की फोटोज किसके, सबने रखी हुई है भगवान की फोटोज, कोई ना कोई रखी होंगी, लक्ष्मी माता की या कुछ तो नहीं रखी है, बहुत मूर्तियां अच्छी, भी हैं, फोटोज भी हैं, हाँ सब नहीं कुछ। रखी है, बहुत अच्छी बात है। घर के पूजा रूम में कभी भी कार्डबोर्ड से पेपर से बनी हुई कोई फोटो नहीं होनी चाहिए भगवान की, ये बहुत बड़ा वास्तु दोष होता है, ठीक है, कभी नहीं होनी चाहिए, नेवर एवर। इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो हम वास्तु जब पढ़ेंगे तो आपको समझाऊंगी, ठीक है, लेकिन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या बोला है कि ब्रह्मा जी की फोटो लगा सकते हैं, फोटो नहीं लगाएंगे, अगर आपको कोई मूर्ति या इस तरह की कोई चीज मिल सकती है तो वो लगा सकते हैं, वुड से बनी हुई अगर मिल जाएगी तो और भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द वास्तु रेमेडीज टू एनहेंस द एनर्जी ऑफ नंबर 3 एट योर होम। ना मुझे सबसे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो लोग पूछते हैं, आपके दिमाग में अभी तक नहीं आया, मैं पहले खुद ही बता देती हूँ कि वास्तु की जो रेमेडीज होती हैं अगर हम वो करेंगे तो घर के किस इंसान को ज्यादा उससे फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि घर में मान लीजिए 4 लोग रहते हैं, 5 लोग रहते हैं, ठीक है, हमने वास्तु की रेमेडीज करनी शुरू कर दी फॉर एग्जाम्पल, है ना, और किसी का बृहस्पति पॉजिटिव है और किसी का नेगेटिव है मान लो, है ना। तो आप मुझे बताइए कि ये जो रेमेडी हमने की है टू एनहेंस द एनर्जी ऑफ नंबर 3, क्या ये जो नेगेटिव है जिसका वास्तु घर में उसको इफेक्ट करेगी, ठीक है, पहली चीज ये। तो इसका आंसर ये है कि जब हम वास्तु रेमेडीज करते हैं, देखो वास्तु जब हम वास्तु भी पढ़ेंगे वहाँ, जैसे हम लोग यहाँ पे न्यूमरोलॉजी में 3x3 की ग्रिड बनाते हैं ना, है ना, और हर एक ग्रिड में हम एक नंबर प्लेस करते हैं, हमने बताया भाई ये ग्रिड में जो ये पर्टिकुलर बॉक्स है ये इस ही नंबर का है। वैसे ही जब हम वास्तु पढ़ेंगे वहां पे भी हम 3x3 की एक ग्रिड बनाते हैं और हर एक ग्रिड में एक पर्टिकुलर प्लेनेट होता है जो उस एक पर्टिकुलर सेगमेंट का स्वामी होता है, ठीक है। तो जैसे हमने नॉर्थ ईस्ट को स्वामी किसको बोला है, बृहस्पति को, ठीक है, वो नॉर्थ ईस्ट के स्वामी बृहस्पति हैं। तो अगर हम उनको एनहेंस करें तो इट मीन्स कि हम घर की एनर्जी को वहां से एनहेंस कर रहे हैं विद द एनर्जी ऑफ बृहस्पति, ठीक है। अगर किसी का ग्रिड में बृहस्पति नेगेटिव है क्या हो जाएगा, उसको शांत करेगी ये रेमेडी, क्योंकि जो घर का वास्तु है वो क्या करेगा, आपकी एनर्जी को बैलेंस करेगा ना, ठीक है। घर का जो वास्तु है, देखो घर किस लिए होता है, घर इज फॉर प्रोटेक्शन। हमने घर क्यों बनाया था, ह्यूमन बींग्स वाई दे स्टार्टेड कंस्ट्रक्टिंग होम्स, फॉर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, है ना, जिसके अंदर आके आपको सिक्योर फील हो, सेफ फील हो, उसको घर बोलते हैं ना। तो घर की एनर्जी कैसी होती है, सेफ एंड सिक्योर। तो वो क्या करेगी, अगर आपकी इंडिविजुअली एनर्जीज नेगेटिव हो भी गई हैं तो आपका घर का जो वास्तु है वो एनर्जीज को बैलेंस करने की में हेल्प करेगा, ठीक है।
ये चीज हमेशा याद रखना। तो अगर उस घर में किसी का नंबर नेगेटिव भी है 3, तो भी अगर आपने घर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को बैलेंस किया तो वो उसको क्या करेगा, पैसिफाई करेगा। ठीक है, और अगर किसी का पॉजिटिव है तो उसको और स्ट्रॉन्ग करेगा। ये जो घर का वास्तु होता है इसकी एनर्जी एडजस्ट करती है आपकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, आपके नंबर्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, तो उसमें ये नहीं बोलना है कि क्या मेरा नंबर नेगेटिव हो गया तो क्या मैं ये वास्तु रेमेडी करना छोड़ दूं। वास्तु रेमेडीज कोई भी कभी भी कर सकता है, उसके लिए कोई रूल्स नहीं है, एज पर द ग्रिड्स, एज पर द न्यूमरोलॉजी। ठीक है, वो आप कर सकते हो। हाँ, एक चीज जरूर हो सकती है, अभी जैसे मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए आपके घर का नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन डिस्टर्ब है। ठीक है, तो नॉर्मली हम लोग क्या पढ़ते हैं कि अगर घर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन डिस्टर्ब होती है तो इट विल स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल अफेक्टिंग योर थॉट्स। आपके थॉट्स नेगेटिव होना शुरू हो जाएंगे, क्लैरिटी ऑफ माइंड विल बी लॉस्ट। ठीक है, ये है ऑन मेंटल लेवल। अगर फिजिकल लेवल पे देखा जाए तो यू विल स्टार्ट हैविंग डिजीजेस रिलेटेड टू हेड एंड नर्वस सिस्टम। ठीक है, सिर में दर्द हो गया या कोई बहुत बड़ी बड़ी डिजीजेस जैसे कैंसर हो गया, इस तरह की चीजें होनी शुरू हो जाती हैं, है ना। यू विल लूज योर डिसीजन मेकिंग पावर ऑल्सो। आपके डिसीजन गलत होने शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से फिर एज अ चेन प्रोसेस लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, है ना। आपने बिजनेस में डिसीजन गलत ले लिया, आपको लॉस हो गया, है ना, फिर घर में लड़ाई झगड़े होने शुरू हो गए। ये सब चीजें चेन प्रोसेस की तरह होती हैं। ठीक है, तो प्राइमरली क्या करता है आपका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, आपके थॉट्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, अब इस घर में रहते हैं 4 लोग। उनमें से एक बंदा है जो 1 नंबर है पर्सनैलिटी, दूसरा है 2 नंबर, तीसरा है 3 नंबर, चौथा है 4 नंबर, फॉर एग्जाम्पल, है ना। ये 4 लोग इस घर में रहते हैं और इस घर का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर डिस्टर्ब है, उसकी एनर्जी नेगेटिव है, वहां पर वास्तु दोष है फॉर एग्जाम्पल। तो वो जो वास्तु दोष है वो इन चारों में से सबसे पहले किसको अफेक्ट करेगा, जिसका नंबर 3 है, जिसका पर्सनैलिटी नंबर 3 है, उसको इफेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि वो सबसे पहले अपनी एनर्जी फील्ड वाले इंसान को पकड़ेगा ना, कि तुम तो नंबर 3 थे, तुमने मुझे सही क्यों नहीं किया, तुम तो समझदार थे, तुम्हें तो समझ में आना चाहिए था। पहली चीज ये, मैं मतलब ये बस ऐसे ही बोल रही हूँ यार, वो बोलता नहीं है ऐसे। ठीक है, दूसरी चीज, अब इसका मतलब ये नहीं है बाकियों को इफेक्ट नहीं करेगा, ये बाकियों को भी इफेक्ट करेगा। कब? जब उनकी 3 नंबर की दशा आएगी तो उनको प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। ऐसा तो नहीं है कि डिस्टर्ब वास्तु में रहने से 24 घंटे आप बीमार ही रहोगे 24/7 या फिर पूरी उम्र से 365 डेज, ऐसा तो नहीं होता। कभी कभी प्रॉब्लम्स आती है ना, वो कब कब आएंगी, जब आपकी दशा भी वैसी आ जाएगी तो वो वास्तु दोष और ज्यादा एनहेंस हो जाएगा, जिससे आपका पर्टिकुलर नंबर डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही ये जो 9 बॉक्सेस होते हैं 3x3 की ग्रिड में वास्तु में, जो प्लेनेट खराब होता जाएगा उस डायरेक्शन के वास्तु दोष भी आपको और ज्यादा प्रॉब्लम देना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज भी आपको समझने की कोशिश करनी है। तो मेरे हिसाब से अगर मैं आपको ये वास्तु रेमेडीज बता रही हूँ तो ये आपको तब समझ में आएंगी जब आप वास्तु पढ़ोगे तो। ठीक है, अभी के लिए लिख लो, काम तो आ ही जाएंगी कभी ना कभी, कहीं ना कहीं। ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है, ये आप कल मुझे सोच के बताना, अगर आपको लगता है कि अभी हमें वास्तु की रेमेडीज नहीं चाहिए, क्योंकि फिर जब हमें पता ही नहीं है कि अप्लाई कब करनी है और कब नहीं करनी है, तो फिर रहने देते हैं। ठीक है, नहीं, वास्तु तो चाहिए क्योंकि वो तो बेसिक साइंस है ना, घर बनाते हैं। वो मेरे कहने का मतलब कि अभी के लिए अगर आपको लग रहा है कि वास्तु की रेमेडीज पढ़ के क्या करेंगे, हमें नहीं पता है अप्लाई करनी है कि नहीं करनी है। ठीक है, तो वो देख लेना, आपको अगर करना है तो करेंगे, नहीं तो फिर इसमें टाइम नहीं लगाएंगे ज्यादा। चलिए, ओके, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, कल नेक्स्ट नंबर्स पढ़ेंगे। ठीक है, उनकी रेमेडीज कर लेंगे कल। ओके देन, बाय बाय। कल की क्लासेस देख ली थी आप? कल का जो निशा जी आपने देख ली थी कल की क्लास? कल आपने बहुत लेट भेजा था हाँ यार, चलो ठीक है, अभी देख लेना आज आप। ठीक है, कोई बात नहीं, वो ओपन ही है, आप देख लेना कभी भी। चलिए ठीक है, फिर चलते हैं, बाय।